हाय गाइस, सो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं, बिल्कुल डीप में जाके, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल। और ये एक कंप्लीट वीडियो होगी। इससे पहले मैंने इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया था, पार्ट टू पार्ट में तोड़ा था भाई, टॉपिक टू टॉपिक। वो सीरीज तो चल ही रही है, इसके अलावा कंप्लीट सीरीज भी चलेगा, इसके अलावा रिवीजन सीरीज भी चलेगा। तो वो सारी चीज़ें एक एक करके अपलोड होंगी। तो ये लेके आया हूँ मैं फुल वीडियो। ये वीडियो थोड़ी लेंथी होगी क्योंकि इसे एक ही पार्ट में हम पूरा समझने वाले। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ छोड़ दूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक डीप में कवर करेंगे। एंड मेरा प्रॉमिस है आपसे कि ये वीडियो बिल्कुल ही एक यूनिक तरीके से होगा, जिसमें आपको मैं कंटेंट बिल्कुल ही यूनिक वे में डिलीवर करूंगा और जिसे आप आसानी से भूल नहीं सकते हो। बिल्कुल आपके दिमाग में बैठाना मेरा काम है। ठीक है गाइस, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, तो इसमें जो हमारा सबसे पहला वर्ड है जो है इलेक्ट्रिसिटी। इसे हम कैसे समझते हैं गाइस, हमारे लिए ये इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कैसे फैमिलियर है? तो हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी वर्ड इस तरीके से फैमिलियर है कि भाई हम इसे घटनाओं से समझते हैं। घटनाओं मतलब फेनोमेना से। फेनोमेना को अगर हम एक्सप्लेन करें, जैसे बल्ब का जलना, आप फोन चला रहे हो, फोन का ऑपरेट होना, टीवी का चलना, यानी आसपास हमारे जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका ऑपरेट होना, हम उसे इलेक्ट्रिसिटी से समझते हैं। लेकिन अभी तक हम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को एक इंस्ट्रूमेंट के ऑपरेट होने से समझते थे। लेकिन इस चैप्टर में हम वास्तविकता में समझेंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली में कैसे रन होते हैं। और बाकी तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को और डेप्थ में 12th क्लास में पढ़ाया गया। अगर आप साइंस लेके पढ़ोगे तो और डेप्थ में 12th क्लास में पढ़ाया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म वगैरह वगैरह। बट अभी के इस वीडियो में हम बिल्कुल यूनिक तरीके से सारी चीजें पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट थिंग। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हमारा कोई एक ये मोबाइल लिखा मैंने, ठीक है, ये मोबाइल लिखा या एक बल्ब लिखा, ठीक है, ये दो चीजें मैंने लिखा। मुझे ये बताइए कि ये ऑपरेट कैसे होते हैं। आपने कहा कि मोबाइल इज कनेक्टेड टू बैटरी, ठीक है, ये बैटरी से कनेक्टेड होता है और ये मोबाइल ऑपरेट होता है। बल्ब इज कनेक्टेड टू स्विच बोर्ड, ये किससे कनेक्टेड होता है? स्विच बोर्ड से कनेक्टेड होता है, एग्जैक्टली। लेकिन मुझे एक बात बताइए, स्विच बोर्ड से कनेक्ट हो या मोबाइल बैटरी से कनेक्ट हो, दे बोथ आर कनेक्टेड वाया सम कंडक्टर। किससे कनेक्ट होते हैं? कंडक्टर, मतलब एक वायर से कनेक्ट होते हैं। आप कहोगे फोन के अंदर तो मैंने वायर्स नहीं देखे। नहीं देखे आपने, वो चिप्स के फॉर्मेट में ही होते हैं। किसके फॉर्म में होते हैं? चिप्स, ठीक है भाई। अब जो भी चिप्स यूज होते हो, बट दे आर कंडक्टर। मैं ये कह रहा हूं कि वो कंडक्टर है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको कंडक्टर और इंसुलेटर पता है? नहीं, क्लास 8th में था, बट मैं फिर भी रिपीट कर देता हूं। कंडक्टर का मतलब होता है ऐसे मटेरियल्स जिसके अंदर हम आसानी से इलेक्ट्रिसिटी या हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं। इंसुलेटर ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम आसानी से हीट या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी कर ही नहीं सकते। इंसुलेटर के अंदर मेनली तौर पर रबर, वुड, इनमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। अब ये रेजिस्टेंस क्या है, सब कुछ आसानी से हम आगे कर समझेंगे। सो लेट्स सी, आपने देखा कि कोई भी बैटरी हो या मोबाइल हो या कुछ भी है, जो भी चीजें ऑपरेट हो रही है वो किसी ना किसी कंडक्टर के थ्रू आपस में ये कनेक्ट है। तो स्विच बोर्ड के जो है हमारा बल्ब जो है वो एक कंडक्टर के थ्रू कनेक्ट होता है, ये बल्ब, मोबाइल भी जो है ये बैटरी, ये चिप्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं और हम इसे कंडक्टर बोलते हैं। लेकिन एग्जैक्टली में ये कंडक्टर का रोल यहां खत्म नहीं हुआ। अब अगर मैं बात करूं, मैं आपको एक कंडक्टर का इंटरनल स्ट्रक्चर बताता हूं। ये देखिए, ये मैं कोई एक कंडक्टर का इंटरनल स्ट्रक्चर बना रहा हूं। अब इसके अंदर ये मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन्स बनाए। ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। ये मैंने क्या बनाया? इलेक्ट्रॉन्स। क्यों बना रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉन्स? अगर आपने चैप्टर का थोड़ा ओवरव्यू लिया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, या मैं इनके अंदर सिंपल सा इलेक्ट्रॉन की जगह अगर मैं ये भी लिख दूं, प्लस, प्लस का मतलब प्रोटॉन है, प्लस प्लस का क्या मतलब है? प्रोटॉन। अभी मैं आपको ये सारी चीजें 1 to 1 क्लियर कर दूंगा, आप जरा ध्यान से देखिए। मैंने प्लस प्लस बना दिया, ओके। ये इलेक्ट्रॉन्स माइनस माइनस है और ये प्लस प्लस है। सो फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन्स देयर इज नेगेटिव, फॉर ऑल प्रोटॉन देयर इज पॉजिटिव। सो ये इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को बोलते हैं हम चार्ज। ये चार्ज क्या है भैया? ये चार्ज का क्या काम है? एग्जैक्टली मैं अभी आपको बता देता हूं। ये चार्ज अपने साथ क्या लेकर के चलते हैं? एनर्जी लेकर के चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? एनर्जी। ओ माय गॉड, एनर्जी होता है इन चार्ज के पास। यस, एग्जैक्टली। इन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इनके पास क्या होते हैं? एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन क्या होते हैं? अगर आपको नहीं पता तो हम इसे 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि कोई भी मटेरियल या कोई भी मैटर
ये किससे मिलकर बने होते हैं? एटॉम से मिलकर बने होते हैं। और ये एटॉम जो होते हैं ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अभी हम आगे इस पे डिस्कस करते हैं। सो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्यों ले रहे हैं हम, न्यूट्रॉन क्यों नहीं ले रहे हैं? बिकॉज न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। अब ये न्यूट्रल का क्या मीनिंग होता है, ये सारी चीजें अभी मैं 1 to 1 आपको क्लियर करूंगा। सो हम कहां पढ़ते हैं? चार्ज पर। मैंने क्या कहा कि चार्ज अपने साथ क्या लेकर के चलता है? एग्जैक्टली एनर्जी लेके चलता है। और ये एनर्जी कौन कंज्यूम करता है? ये बल्ब, ये मोबाइल, ये क्या करते हैं? एनर्जी कंज्यूम करते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन ये एनर्जी इन्हें मिलता कहां से है? ये एनर्जी इन्हें मिलता है पोटेंशियल डिफरेंस से। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? एग्जैक्टली पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं हम वोल्ट। अभी सब चीजें आ जाएंगी। एग्जैक्टली मैं आपको अभी ओवरव्यू दे रहा हूं और इतना बेहतरीन ओवरव्यू आपको कोई नहीं देगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं हम वोल्ट। जो बैटरी पे हमारा वोल्टेज लिखा रहता है वही, एग्जैक्टली बैटरी पे 2 वोल्ट 5 वोल्ट ये लिखा रहता है। अच्छा, लेकिन मैंने तो स्विच बोर्ड पे कभी कोई वोल्टेज लिखा हुआ नहीं देखा। एग्जैक्टली आपने देखा होगा कि हमारा हाउस होल्ड वायरिंग एक मेन मीटर से कनेक्ट होता है। एग्जैक्टली और उस मेन मीटर को सप्लाई होता है 220 वोल्ट। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि भाई हमारे घर में कितनी वोल्टेज सप्लाई होती है? 220 वोल्ट, याद रख सकते हैं आप। तो ये था पूरा ओवरव्यू। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ एनर्जी लेके चलते हैं, इन्हें ये बल्ब, मोबाइल कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम करने के बाद इनकी एनर्जी खत्म हो जाती है, फिर ये बैटरी पे जाते हैं, बैटरी इन्हें फिर दोबारा एनर्जी देता है। फिर ये मोबाइल के पास या बल्ब के पास जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट के पास जाएंगे, फिर इंस्ट्रूमेंट एनर्जी लेंगे और फिर वो अपने आप को ऑपरेट करेंगे। तो ये पूरा फंडामेंटल प्रोसेस होता है। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक जो इस चैप्टर में निकल के आता है वो है चार्ज। तो अभी हम पढ़ते हैं भाई चार्ज क्या होता है। ये तो मैंने आपको दे दिया चैप्टर का ओवरव्यू। नाउ वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज चार्ज। तो यहां ये तो सारी चीजें क्लियर हो गई कि मटेरियल ये वगैरह वगैरह। अब ये चार्ज क्या है? सो मैं यहां पर कह रहा हूं कि चार्ज क्या है? इट इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ, आप नोट्स बनाते जाइएगा, इट इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द मटेरियल which is responsible, दा मत लगाइए, which is responsible। अगर कहीं कभार कोई इंग्लिश में मिस्टेक हो जाती है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आप उस मिस्टेक को ठीक कर लेना, ठीक है? ओके, पढ़ाते टाइम बोर्ड पे चीजें विजुअलाइज नहीं हो पाती कि भाई क्या चीजें सही लिख रहे क्या चीजें गलत, बट मीनिंग एक ही होता है। सो इट इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द मटेरियल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन प्रॉपर्टी। ओके गाइस, नाउ व्हाट इज अट्रैक्शन? यहां पर दो चीजें मैंने लिखी है, 1 to 1 मैं आपको क्लियर करता हूं। इट इज द फंडामेंटल पार्टिकल। व्हाई इट इज द फंडामेंटल पार्टिकल? ये फंडामेंटल पार्टिकल क्यों है भाई? फंडामेंटल पार्टिकल ये इस वजह से है क्योंकि मैंने आपको बताया ये इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो होते हैं ये किसी भी मटेरियल के फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, सबसे छोटे, जिन्हें और टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। एक घर है, या इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, ये एक क्या है? ये एक सेल की तरह काम कर रहा है। सेल को हम दोबारा तो नहीं तोड़ सकते, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर सेल से मिलकर बना है। एग्जैक्टली वही चीज ये है। तो बस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ही हम चार्ज में क्यों कंसीडर करते हैं? क्या तार में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो हम उसे इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है या प्रोटॉन फ्लो हो रहा है या दोनों फ्लो हो रहे हैं? एग्जैक्टली ये सारी चीजें मैं भी आपको बताता हूं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि चार्ज क्या है। ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन प्रॉपर्टी। क्यों अट्रैक्शन प्रॉपर्टी? क्योंकि न्यूटन के हिसाब से या किसी के भी हिसाब से, चलिए न्यूटन हटाइए, बात हटाते हैं, ये चीज हटाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यूनिवर्स में अगर कोई भी दो बॉडी है, बॉडी ए और बॉडी बी, तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। या तो ए बी को अपनी तरफ खींचेगा या तो बी अपनी तरफ खींचेगा, या ऐसा केस हो सकता है जहां पर ये इधर भाग जाएगा, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। ये दो केस होते हैं, एक होता है अट्रैक्शन केस, एक होता है अट्रैक्शन और एक होता है रिपल्शन। ये अट्रैक्शन रिपल्शन कब क्रिएट होता है? क्या मतलब है इसका? आप ये क्यों बता रहे? इसका रिलेशन है ये सीधा। देखो, कोई भी जो हमारा मटेरियल होता है वो फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना है। फंडामेंटल पार्टिकल दो हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। अब देखिए, हम अगर नेचर की बात करें, व्हाट नेचर ऑफ
चार्ज यानी नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन का नेचर नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का नेचर पॉजिटिव होता है। तो एक होता है नेगेटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज। सो अट्रैक्शन कब होता है? जब कोई भी दो बॉडी जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो। एक बॉडी ए जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, अभी मैं आपको बताऊंगा पॉजिटिव चार्ज बॉडी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज बॉडी क्या होता है और न्यूट्रल बॉडी क्या होता है। बट अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसे समझिए कि मान लीजिए कोई बॉडी जिसके पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, कोई बॉडी जिसके पास सिर्फ नेगेटिव चार्ज है। अगर इन दोनों को पास लेके आया जाए, क्या लेके आया जाए? पास लेके आया जाए, तो ये एक दूसरे को खींचने की कोशिश करेगा। ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा। इसका मतलब अपोजिट चार्ज बॉडी आर अट्रैक्ट ईच अदर। फिर बोल रहा हूं, अपोजिट चार्ज बॉडी आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो अट्रैक्शन केस कब आता है? जब दो बॉडी अपोजिट चार्ज वाले हो। और रिपल्सन केस कब आता है? जब दो बॉडी सेम चार्ज वाले हो। या तो कोई बॉडी जिन पे, या तो दो बॉडी हो सकते हैं जो पॉजिटिव चार्ज हो, या दो बॉडी जिन पे नेगेटिव चार्ज हो। अगर हम इन्हें पास लाने की कोशिश करेंगे तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, भाई पास नहीं आएंगे। ये आपने घर पे एक्सपेरिमेंट भी किया होगा मैग्नेट के साथ। अगर मैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल को पास लाता हूं तो वो चिपक जाते हैं, बट अगर नॉर्थ और नॉर्थ पोल को लाता हूं तो वो चिपकते नहीं, दूर भागते हैं, है ना। तो एग्जैक्टली वही चीज होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, अब ये तो बेसिक नेचर आपको पता चल गया, ये हमारा प्रॉपर्टी भी खत्म हो गया। अब मैं बात करता हूं व्हाट इज नेगेटिव चार्ज बॉडी, व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज बॉडी एंड ऑल। आप डेफिनेशन उतार लेना। बाकी नेचर ऑफ चार्ज ये हो गया, अट्रैक्शन, रिपल्शन, एंड नाउ वी मूव ऑन पॉजिटिव चार्ज बॉडी एंड नेगेटिव चार्ज बॉडी। सो लेट्स सी, वी हैव two bodies, one is A and another one is B. There are two bodies. अब मैं कहता हूं कि इन दोनों बॉडीज के अंदर, मान लो ए के अंदर हमारा, चलिए बी बॉडी की तो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट बैकग्राउंड नॉइज, बिकॉज थोड़ा बहुत नॉइज आ सकता है, बट आई विल डू बेस्ट। सो लेट्स सी ए, ये जो ए बॉडी है हमारा, इसके अंदर मान लीजिए ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है, और ये हमारा नेगेटिव, ये नेगेटिव, और ये हमारा क्या है? नेगेटिव है। सो पॉजिटिव, नेगेटिव। आपको क्या देखने को मिल रहा है भाई? 3 पॉजिटिव चार्ज है और 3 हमारा नेगेटिव चार्ज है। तो ये 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव है, मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इसके लिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इसके लिए, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव इसके लिए। तो इसका मतलब ये आपस में क्या कर लेंगे भाई? एक पूरी बॉडी को न्यूट्रल बना देंगे। यानी अगर किसी बॉडी के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही अगर नेगेटिव चार्ज हुए तो वो बॉडी कहलाएगी न्यूट्रल। इन केस इसी के अंदर मान लो एक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाए, क्या हो जाए? एक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाए, 1 2 4 जितने भी बढ़े, बट मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाए। ये तो ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। सो दैट्स व्हाई ये हमारा क्या कहलाएगा? नेगेटिव चार्ज बॉडी। क्या कहलाएगा? नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी। एग्जैक्टली, नेगेटिव चार्ज बॉडी कहलाएगा। मान लीजिए कि इसी बॉडी में अगर हमारा एक प्रोटॉन बढ़ जाता है बजाय एक इलेक्ट्रॉन के, तो हम क्या कहेंगे? ये एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। क्या कहेंगे? ये एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है। अब प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहां आपका खत्म हो गया भाई, व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज बॉडी, व्हाट इज नेगेटिव चार्ज बॉडी, एंड व्हाट इज न्यूट्रल चार्ज बॉडी। ठीक है, तो न्यूट्रल चार्ज बॉडी भी आपको बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। नाउ वी मूव ऑन द टॉपिक चार्ज। चार्ज की डेफिनेशन पढ़ा हमने, चार्ज को समझा, चार्ज क्या करता है ये भी देखा, बहुत सारा कुछ। बट एग्जैक्टली में अगर मैं आपसे कहूं कि किसी भी बॉडी के अंदर, मैंने जो बुक वगैरह में लिखा रहता है वो लिखा रहता है 5 कूलम एंड इट इज चार्ज। ये चार्ज है, ये चार्ज है, किस तरीके से चार्ज है? ये कूलम क्या है, ये 5 क्या है? एग्जैक्टली मुझे बताइए। तो देखिए क्या होता है, हम दुनिया में कोई भी चीज जो होती है, कोई भी क्वांटिटी है ना, उसको हम मेजर करते हैं। क्या करते हैं? किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं। तो मेजर किस में करेंगे? लाइक किलोग्राम, मास में, ठीक है, न्यूटन, फोर्स हो गया, लेंथ हो गया, हमारा डिस्टेंस हो गया। तो उसी तरीके से जो चार्ज है उसको नापते हैं हम। तो SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज। सो SI यूनिट ऑफ चार्ज इज व्हाट? SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। व्हाट? कूलम। SI यूनिट क्या होता है? चार्ज का कूलम, एंड इट इज डिनोटेड बाय C। बट इन केस
ये तो ऐसा यूनिट हो गया, बट कभी कभार जो चार्ज होता है फॉर्मूले में उसे हम Q से लिखते हैं। सो चार्ज इज डिनोटेड बाय Q, ये याद रखना, चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं और चार्ज को मेजर करते हैं हम कूलाम में, विच इज रिटन बाय C, ओके, कैपिटल C। नाउ लेट्स सी 5 कूलाम का क्या मतलब है। 5 कूलाम का यही मतलब है जैसे 5 kg, तो उसी तरीके से 5 कूलाम चार्ज। तो मान लो मैंने कहा कि ये कंडक्टर A से B है, ए से बी उसका लेंथ है, पॉइंट दे दिया मैंने, एक स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट। मैंने कहा कि इसके अंदर हमारे पास ये 5 कूलाम का चार्ज है। तो ये 5 कूलाम चार्ज जो है ये किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की वजह से क्रिएट हुआ। क्यों? देखिए कभी कभार अगर आपसे बोला जाता है, कोई स्टूडेंट ये कहता है कि भाई चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से होता है या सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। नहीं, चार्ज कभी भी भाई किसी भी बॉडी के अंदर फ्री चार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्री चार्ज। फ्री चार्ज का मतलब है अगर मुझे आज़ादी नहीं होगी, मान लो मैं घर में कैद हूं या कोई कैदी जो जेल में बंद है, अगर उसको आज़ादी नहीं है तो वो जेल में ही घूमता रहेगा। दैट्स इट। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो होते हैं जब तक वो किसी बॉडी के अंदर फ्री नहीं होंगे तो वो मूव ही नहीं कर पाएंगे। तो उनको मूव कराने के लिए क्या करना होता है? हमें उन्हें फ्री करना होता है। फ्री करने के लिए उन्हें एनर्जी देनी पड़ती है, जिसे हम बैटरी से देते हैं। एक तार है वो रखा हुआ है, उसे हम छूते हैं तो उसे उसमें करंट नहीं लगता, तो क्या तार के अंदर चार्ज पार्टिकल नहीं है? एग्जैक्टली है, लेकिन अभी वो मूव नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्री नहीं हो पा रहे, उनमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जैसा काम हो रहा है। बट जैसे उसे मैं बैटरी से कनेक्ट करता हूं, मैं उसे एक एनर्जी देता हूं, और जैसे मैं उसे एनर्जी देता हूं वो इलेक्ट्रॉन फ्रीली एक यूनी डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं और हमें करंट लगने लग जाता है। ठीक है ना? तो सिंपल हमें उसे वोल्टेज देना होता है, जिसे हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये 5 कूलाम का चार्ज है। ये 5 कूलाम जो मैं बोल रहा हूं चार्ज है, ये 5 कूलाम बहुत सारे चार्ज पार्टिकल के वजह से क्रिएट होगा। यानी या तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से क्रिएट हुआ होगा या तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से क्रिएट हुआ होगा। अब पेपर में आता है कि भाई बताइए कि 2 कूलाम चार्ज जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन या कितने प्रोटॉन की वजह से हुआ। ठीक है, अगर ये दिखाई नहीं दे मैं ब्लैक से लिख देता हूं। या पेपर में आता है 5 कूलाम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन या कितने प्रोटॉन होंगे, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? देखिए आपके बुक में फॉर्मूला नहीं है, बट आई विल मेंशन। देखो अब मैं बाद में मेंशन करने की वजह अभी कर देता हूँ। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। सो ये हमारा एक फॉर्मूला है जिससे हम कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी मैं आपको 1 to 1 चीजें क्लियर करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं आपको पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझाता हूं। देखिए अगर हम मार्केट से कहते हैं कि मुझे 5 किलो चीनी चाहिए, क्या चाहिए? 5 किलो चीनी, यानी 5 kg ऑफ शुगर। अगर मैं 5 kg शुगर खरीदने के लिए जाता हूं तो भाई उसके अंदर अमाउंट ऑफ क्रिस्टल्स होंगे, चीनी के दाने होंगे। तो एग्जैक्टली वही है। अगर मैं कहता हूं कि 5 कूलाम चार्ज है तो वो 5 कूलाम चार्ज के अंदर पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है। तो मुझे उसी की संख्या पूछी गई है, नंबर्स पूछे गए हैं, तो उसका फॉर्मूला ये है। लेकिन ये फॉर्मूले में क्या है? ये प्लस और माइनस आपको पता है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के लिए लिया जाता है। Q क्या है? मैंने बताया Q क्या होता है? चार्ज होता है। E क्या है? E इज डिनोटेड फॉर इलेक्ट्रॉन्स। E इज डिनोटेड फॉर इलेक्ट्रॉन। व्हाई वी हैव मेंशन इलेक्ट्रॉन? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज के रूप में कंसीडर करते हैं। अब मुझे ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन के अंदर कितना चार्ज होता है। आप इस जो वैल्यू मैं यहां पर लिख रहा हूं आप उसे कमेंट करना नीचे, ताकि मुझे ये पता चले कि आपको ये वैल्यू याद है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है? -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। यहां माइनस इसीलिए मेंशन करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे यहां हम पॉजिटिव लगा देते हैं, बाकी वैल्यू सेम होती है। 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। आई होप कि मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा पा रहा हूं। तो आपका जो रिस्पॉन्स है, जो फीडबैक है, उसे आप कमेंट में जरूर देना, क्योंकि उससे क्या होता है ना, एक इनर मोटिवेशन क्रिएट होता है कि और अच्छे से चीजें कंटेंट आपको हम डिलीवर करें। सो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है भाई इतना, इलेक्ट्रॉन के अंदर इतना चार्ज होता है, इतना कूलम चार्ज है, इसके अंदर इतना कूलम ऑफ चार्ज है। सो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 19 कूलम। अगर मुझसे पूछा गया कि 2 कूलम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है या 5 कूलम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो मैं सबसे पहले 1 कूलम का निकाल लूंगा। तो मेरे लिए 2 कूलम या 5 कूलम का निकालना आसान रहेगा। पेपर में कभी कभार डायरेक्ट पूछा जाता है एमसीक्यू क्वेश्चन में, तो आप बिल्कुल डेरिवेशन तो करोगे नहीं। दैट्स व्हाई मैं आपको यहाँ पे करके दे रहा हूँ इसी फॉर्मूले से, और आप जो है ना इसको याद रख लेना। ठीक है, सो ये वैल्यूज हो गया, ये सब मैं रफ कर देता हूँ एंड ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे बताता हूँ।
सो अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो n क्या बताता है, नंबर ऑफ पार्टिकल, क्या बताता है, नंबर ऑफ पार्टिकल, विच पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, माइनस में Q क्या है, हमारा चार्ज है। अगर मुझसे पूछा गया कि भाई एक कूलम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो मैं मेनली n निकाल रहा हूं, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई ई, क्या हो जाएगा, Q बाई ई, और साथ के साथ हम क्या ले जाएंगे, नेगेटिव ले जाएंगे। ओके, तो ये नेगेटिव यहाँ चला गया, तो n इज इक्वल टू वॉट, माइनस Q की वैल्यू क्या है 1, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है -1.6 इंटू 10⁻⁻19, माइनस माइनस हट गया, n इज इक्वल टू, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। दिस इज योर आंसर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम क्या निकल के आया, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इसे आप मुंह या थ्योरेटिकली, ठीक है, मुंह जुबानी याद रखें, थ्योरेटिकली याद रखें ताकि आपको आसानी पड़े, ठीक है। तो 1 कूलम का निकल के आ गया भाई, अब मुझे 5 कूलम का निकालना हो, 10 कूलम का निकालना हो, मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं। सो यहाँ पे हमारा चार्ज का जो कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, अब इसमें कुछ भी रहा नहीं है। हाँ ठीक है, तो यहाँ से हमारा चार्ज खत्म हो गया। अब देखिए बहुत बार पेपर में या बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं भाई एक बॉडी है, दूसरे बॉडी को रब करेंगे, यानी कंघे को रब किया इस पे। तो बेसिकली अगर हम किसी दो बॉडी को रब करते हैं तो क्या होता है, चार्ज पार्टिकल का ट्रांसफर होता है। क्या होता है, चार्ज पार्टिकल का ट्रांसफर होता है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है किसी बॉडी के ऊपर, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो मेनली हमें ट्रांसफर देखने को मिल जाता है। अब ट्रांसफर होने से क्या होता है, देखो यहाँ पर 2 केसेस बता रहा हूं मैं। अगर मान लो ये बॉडी है, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चला गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चला गया तो इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज बॉडी होता है। अब ऐसे याद मत रखा करें कि एक सिल्क है या एक कंघी है, उसको किसी पे रब कर रहे हैं। आप सिंपल समझे, किसी चीज को किसी पे रब कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है दूसरी बॉडी के ऊपर। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो भाई वो नेगेटिव चार्ज बॉडी बन गया, और पहले वाला इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो गया। तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया और इसने एक इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिया, तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है, इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं। सो दैट्स व्हाई मैंने इसे स्टार्टिंग में नहीं बताया, छोटी सी बात है, पेपर में इसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है। अगर आप बुकिश लैंग्वेज की तरह समझेंगे तो फिर तो अलग बात है, मैं आपको फंडामेंटल क्लियर करवाना चाह रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बहुत ही यूनिक तरीके से, बहुत ही ज्यादा यूनिक तरीके से मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझाता हूं। आपने देखा पॉजिटिव चार्ज बॉडी, आपने देखा नेगेटिव चार्ज बॉडी। नाउ अगर मान लो मेरे पास कोई भी दो बॉडी है, एक ए और एक बी, ये दो बॉडी है, इनके बीच का डिस्टेंस है 300 मीटर। अब मैं कहता हूं कि ए बॉडी के ऊपर हमारा क्यू चार्ज है और ए हमारा पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी समझ में आ गया। क्यू क्या है, इसके ऊपर ये चार्ज है, इतना चार्ज मान लीजिए, और बी के ऊपर हमारा स्मॉल क्यू चार्ज है। क्या है, स्मॉल क्यू चार्ज है, और बी हमारा है नेगेटिव चार्ज बॉडी। क्या है, नेगेटिव चार्ज बॉडी। व्हाट इज नेगेटिव चार्ज बॉडी, आपको पता है। व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज बॉडी, आपको पता है। एग्जैक्टली अगर आप ध्यान से देखें, ये दोनों अलग अलग चार्जेस वाली बॉडीज है, तो ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने का काम करेंगे, यानी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। ए बोलेगा बी को अपनी मेरी तरफ आ, बी बोलेगा ए को भाई नहीं मेरी तरफ आ, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। अब ये डिस्टेंस 300 मीटर है, अगर मैं इस 300 से इस डिस्टेंस को कर दूं 3000 मीटर, तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि भाई डिस्टेंस बढ़ाने से इनके बीच लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा, यानी एक दूसरे को जिस फोर्स से ये खींच रहे हैं वो फोर्स कम हो जाएगा। अगर मैं इस 3000 को 3 लाख कर दूं, फिर 3 करोड़ कर दूं, धीरे धीरे मैं 3 करोड़ से इन्फिनिटी पे लेके चला जाऊं। क्या लेके चला जाऊं, इन्फिनिटी, यानी ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, इन्फिनिटी। इसका मतलब क्यू किस पॉइंट पर होगा, इन्फिनिटी पर। तो ये हमारा क्यू है और ये हमारा स्मॉल क्यू है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, इन्फिनिटी, यानी क्यू का जो पोजीशन है वो क्या है, इनफाइनाइट। क्यू कहां पर है, इनफाइनाइट। इसका मतलब इन दोनों के बीच अभी कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, क्योंकि जब कोई भी दो बॉडी, चाहे वो अपोजिट चार्जेस वाले हो, अगर उनके बीच इनफाइनाइट डिस्टेंस आ चुका है, तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस है तो वो क्या करेंगे भाई, इनके बीच कोई भी फोर्स लगेगा ही नहीं। तो इस इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लेता हूं, मैंने उस पॉइंट का नाम दे दिया P। क्या दे दिया, P।
अब आप खुद से सोचिए कि भाई ये जो चार्ज है जो इन्फिनिटी डिस्टेंस पर है, अगर मैं इसे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मूव करवाना चाहता हूं, इस क्यू को मैं क्या कर रहा हूं, इस क्यू को मैं इन्फिनिटी से कहां पर लेके आ रहा हूं, पी पर लेके आ रहा हूं। कहां पर लेके आ रहा हूं, पी पर। तो ध्यान से देखो, इस क्यू के ऊपर मुझे क्या करना होगा, काम करना होगा। क्या करना होगा, काम। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को मूव कराते हैं तो हम उसे एनर्जी देते हैं। एनर्जी देने का सिंपल सा लॉजिक है कि हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं। सो इस क्यू को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मूव कराने के लिए हम इसके ऊपर कितना काम कर रहे हैं, यही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ चार्ज पार्टिकल टू मूविंग देम फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि भाई इस Q के ऊपर हम कितना काम कर रहे हैं, यह कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिखवाऊं तो जल्दी से यहां पर मैं लिख देता हूं। इस डेफिनेशन लिखने से वीडियोस है ना थोड़ी सी लेंथी हो जाती है, बट मैं लिख देता हूं, डोंट वरी अबाउट दैट। सो मैं सिंपली जो है वो आप आगे का कुछ बना लेना, बट मैं कह रहा हूं द अमाउंट, मैं आप स्टार्टिंग में ऐसे लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज अ पर्टिकुलर पॉइंट या एट अ पॉइंट। ठीक है, उतना आप खुद से लिख लेना। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज, ऑन अ यूनिट चार्ज for moving them from infinity to that पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, अगर मैं थोड़ा सा स्पीडली पढ़ा रहा हूं डेफिनेशन के टाइम, दैट्स वाई मुझे थोड़ा सा डेफिनेशन उतारने में टाइम लग जाएगा। सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज फॉर मूविंग देम फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, कि भाई किसी चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मूव कराने के लिए मुझे उसके ऊपर कितना काम करना पड़ा, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हमारे बुक में एक और टर्म होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है मैं यहीं से समझाता हूं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने समझ लिया एग्जैक्टली। मैं इसे रफ करता हूं और मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझाता हूं। देखिए फॉर्मूला यही रहने वाला है, कुछ बदलेगा नहीं, बट मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा हूं कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। मैं इसे कर देता हूं अब रफ। नाउ लेट्स सी व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ले लिया P, एक पॉइंट ले लिया मैंने B। मैंने क्या ले लिया, B। अब देखिए मैं इस Q को सबसे पहले कहां पर लेके आया, P पे, फिर मैं इसी Q को कहां पर लेके आ रहा हूं, B पे लेके आ रहा हूं। तो मेरे पास दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गए। एक हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P और एक हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B। दो पॉइंट पर मेरे पास पोटेंशियल क्रिएट हो गया। मतलब P के पास भी अपना कुछ पोटेंशियल होगा, B के पास भी अपना कुछ पोटेंशियल होगा। एक के पास ज्यादा हो सकता है, एक के पास कम हो सकता है। ये चांसेस बनेंगे, हो सकता है P के पास ज्यादा पोटेंशियल हो, एक हो सकता है कि भाई B के पास ज्यादा पोटेंशियल हो। यही तो होगा। V का मतलब पोटेंशियल से है, V का मतलब पोटेंशियल से है, याद रखिएगा। सो मैं यहाँ पर एग्जैक्टली मैं यहाँ पे ना सबसे पहले लिख देता हूँ P है और VV लिख रहा हूँ, यानी एक P है और एक हमारा B है एग्जैक्टली। और ये हमारा P है और ये V, और ये हमारा, इसे B बना दीजिए और इसे हम P बना देते हैं। एग्जैक्टली दो केस हुए, या तो P बड़ा होगा या तो B बड़ा होगा, दो केस हो सकते हैं एग्जैक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आप उसे बाद में देखिएगा। तो भाई P के पास भी अपना एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, B के पास भी अपना एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब मुझे ये बताइए कि चार्ज पार्टिकल को जब मैं चार्ज पार्टिकल को जब मैं इस P से B पे लेके जाऊंगा, P से B पे लेके जाऊंगा, तो मुझे चार्ज पार्टिकल के ऊपर काम करना पड़ेगा। कहीं पर भी मूव कराऊं मुझे चार्ज के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एग्जैक्टली इन दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को माइनस कर रहा हूं, क्योंकि P के पास भी अपना एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उसे मैं माइनस कर रहा हूं। किससे, B से। क्यों किया मैंने B से, देखिए दो केस होगा, या तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A माइनस करेंगे, सॉरी P, ये माइनस करेंगे तो आंसर W/Q ही होगा, और इसे हम W/Q ही रख रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखिए क्यों मैं आपको अच्छे से डिटेल में ये सारी चीजें बताता हूं। देखिए ये कभी भी हम बड़े में से छोटे को घटाते हैं, तो इसका मतलब ये केस ये वाला है जिसमें हमारा
P वाला पोटेंशियल बड़ा है और B वाला छोटा है, और एक केस ये वाला है जिसमें हमारा B पर मौजूद पोटेंशियल बड़ा है और A पे मौजूद पोटेंशियल छोटा है। तो डिफरेंस का क्या मतलब है, हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब, पोटेंशियल का मतलब तो आप समझ गए भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, और डिफरेंस का क्या मतलब है, अंतर। और अंतर तब हम निकालते हैं जब हमारे पास कोई दो चीज हो। तो हमारे पास दो जगह पोटेंशियल दे दिया, अब उन दोनों का हम क्या निकालें, डिफरेंस निकालें। क्या निकालें, डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं या हम पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये भाई ये चीज क्या हुआ, ये चीज भी मैंने आपको बता दिया कि या तो पोटेंशियल ए से बी तक हो सकता, यानी चार्ज को मैं पी से बी तक मूव करा सकता हूं या बी से पी मूव करा सकता हूं। तो दो केसेस हो गए। अगर मैं पी से बी मूव करा रहा हूं तो इसका मतलब, कभी भी ध्यान दो, कभी भी हम किसी एक भरे हुए मटके के अंदर जो पानी है उस पानी को हम खाली वाले मटके में भरेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। तो आप कहोगे कि भाई बी से पी क्यों नहीं मूव करवा रहा हूं, अगर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B, तो मैं बड़े में से छोटे को घटाऊंगा ना, भरे मटके में से निकालूंगा कुछ। अब इसीलिए मैं उस टाइम B से P नहीं मूव करा सकता हूं। समझ में आया। अगर हमारा P पे मौजूद पोटेंशियल B से बड़ा है तो हम चार्ज को B से P मूव नहीं करा सकते। भाई छोटे से भरे में और कितना भरेंगे, कुछ भी नहीं, हम भरे हुए से खाली में भरेंगे। अगर मान लीजिए B पर पोटेंशियल ज्यादा है और P पर कम है तो हम B से P मूव कराएंगे, सिंपल। तो भाई जहां पर ज्यादा पोटेंशियल मौजूद होता है उसे बोलते हैं हम हाइयर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, हाइयर पोटेंशियल। तो अगर P पर ज्यादा मौजूद है तो उसे बोलेंगे हाइयर पोटेंशियल, और अगर B पर ज्यादा है तो उसे बोलेंगे हाइयर पोटेंशियल, और जहां पर कम होगा उसे बोलेंगे हम लोअर पोटेंशियल। तो बैटरी के अंदर दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। अब मैं आपको बता रहा हूं, पॉजिटिव इज ऑलवेज अ हाइयर पोटेंशियल। पॉजिटिव हमेशा हाइयर पोटेंशियल होता है, नेगेटिव हमेशा लोअर पोटेंशियल होता है। याद रखना है आपको, जिंदगी भर यही चीज चलेगा। पॉजिटिव बॉडी के पास हमेशा हाइयर पोटेंशियल होता है एज कंपेयर टू नेगेटिव बॉडी। ओके, तो ये था हमारा भाई थोड़ा बहुत लॉजिक जो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझाता है। लेकिन अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मेन चीजें रह गई है, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरह ही डेफिनेशन है, उसमें कुछ अलग नहीं है। मैं डेफिनेशन फिर दोबारा लिख रहा हूं, किसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस। नोट डाउन करना, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होगी, द अमाउंट ऑफ मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं आगे से, आप ऐसे लिख सकते हैं कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड दैट द अमाउंट ऑफ वर्क डन on a charge या on a unit charge particle for moving them from one point to another point okay। तो यहां से आपका कॉन्सेप्ट निकल के, ये डेफिनेशन निकल के आ गया पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, अगर मैं पोटेंशियल में से पोटेंशियल माइनस करूं, क्या पोटेंशियल में से पोटेंशियल माइनस करूं तो आएगा तो पोटेंशियल ही, कुछ अलग तो नहीं आएगा। ठीक है ना। तो भाई ये तो चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये जो हमने फॉर्मूला लिखा था पोटेंशियल डिफरेंस का, क्या था, पोटेंशियल एट ए, मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, पोटेंशियल एट बी, ये V जो है मैंने आपको बताया था, इसे हम पोटेंशियल से लिखते हैं। अभी मैं आपको यही चीज बता रहा हूं। सो दिस इज W अपॉन Q। W क्या है, वर्क डन। W क्या है, वर्क डन। ओके, समझ में आ गया। और ये Q क्या है, Q आपको पता ही है भाई, हमारा चार्ज है। तो बुक वगैरह में इसे कैपिटल Q से लिखा रहता है, तो मैं भी इसे कैपिटल Q से लिख देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने कैपिटल Q से लिख दिया। तो W का मतलब वर्क डन, चार्ज Q का मतलब हो गया चार्ज, और VA माइनस VB, तो सिंपली मैं V लिख देता हूं, क्योंकि मैं अगर पोटेंशियल में से भी पोटेंशियल माइनस करूंगा तो आएगा पोटेंशियल ही। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं भाई V। अब ये V क्या है, V का मतलब होता है वोल्ट। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि दुनिया में कोई भी क्वांटिटी है उसे हम मेजर करते हैं, तो उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, इसे जो हम मेजर करते हैं वो मेजर क्वांटिटी है वोल्ट। ठीक है, तो SI यूनिट क्या है, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। सो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। व्हाट, वोल्ट, यस। और इसे डिनोट करते हैं हम V से।
किससे डिनोट करते हैं, V से। तो ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकल के आ गया, वोल्ट या वोल्टेज बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां से आपका समझ में आ गया भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, हायर पोटेंशियल क्या होता है, लोअर पोटेंशियल क्या होता है, बैटरी में क्या होता है। बैटरी का काम मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं, फिर भी मैं अभी एक बार और रिपीट करूंगा। लेकिन उससे पहले जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है बहुत इंपॉर्टेंट, कि किसी भी सर्किट के अंदर, सर्किट आप समझते हैं, हमने 8th क्लास में भी बनाया था, सर्किट कुछ इस तरीके से दिखता है, ये कुछ ऐसा हमने बना दिया, ये हमने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, इसे बोलते हैं हम बैटरी। ये क्या है, बैटरी। ये जो बड़ी डंडी बनाते हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जो छोटी डंडी बनाते हैं इसे हम नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। या बोल सकते हो पॉजिटिव इज हायर पोटेंशियल एंड नेगेटिव इज लोअर पोटेंशियल, एंड दिस इज व्हाट आवर बल्ब। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि मुझे इस बल्ब के पास मेजर करना है, इस बल्ब के पास मेजर करना है कि भाई कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी इस बल्ब को हम कितना वोल्टेज दे रहे हैं। तो उसको पता लगाने के लिए हम एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हैं। क्या कनेक्ट कर देते हैं गाइस, वोल्ट मीटर। सो यहां पर लिखना है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय डिवाइस, is measured by device called वोल्टमीटर। ओके, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इसे हम इस तरीके से बनाते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव लिख सकते हो। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूं कि इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा भाई, वाई पैरेलल आपको बस याद रखना है कि इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस और वगैरह उन पे हम बात नहीं करेंगे, बट आपको बस याद रखना है। देखो यहां पर मैंने इसे पैरेलल ही कनेक्ट किया, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल का मतलब होता है ऐसे 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 ऐसे, समझ सकते हैं। तो इसे हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अब समझिए थोड़ा सा बैटरी का क्या काम होता है। देखिए बैटरी में जो ये 2 वोल्ट 3 वोल्ट लिखा रहता है, इसको ना गाइस आप याद रख सकते हैं, दिस इज व्हाट ईएमएफ, इसे हम ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। समझ में आ गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, बैटरी क्या करता है एग्जैक्टली मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो को बताया था। इलेक्ट्रिक बस चार्ज पार्टिकल फ्लो करता है, क्या, चार्ज पार्टिकल को फ्लो करवाने में हेल्प करता है, उन्हें एनर्जी देता है। क्या करता है बैटरी, एनर्जी देता है। ये एनर्जी क्या है, ये ईएमएफ है, एक तरह का फोर्स जो उसे दे रहा है, भाई ले ले एनर्जी, जा इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट कर दे। तो सिंपल ये ऐसे इलेक्ट्रॉन गया बैटरी से निकला, या आप बोल सकते हो प्रोटॉन गया, वे से हम मान के चलते हैं कि भाई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फ्लो करता है। दिस इज आवर कन्वेंशनल वे टू डिस्क्राइब करंट। इसे हम करंट टॉपिक में ही पढ़ने वाले हैं। सो बैटरी में जो ये 2 वोल्ट 3 वोल्ट लिखा रहता है, इसे क्या बोलते हैं हम, ईएमएफ। ये हमेशा के लिए स्टोर रहता है बैटरी में, आपको पता ही है, जब तक कि बैटरी की लाइफ होती है। तो ये हमें बैटरी और ये सारी चीजें हो गई है। नाउ हमें पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, अभी इसमें क्लियर नहीं करना। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका करंट। व्हाट करंट, चलिए करंट बहुत छोटा टॉपिक है, इसमें हमें बड़ा नहीं है। 12th क्लास में तो एक पूरा चैप्टर ही है करंट, जिसे करने में 1 मंथ लग जाता है। सो करंट क्या है, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। करंट क्या है कि भाई कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, क्या, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो मैं कह रहा हूं, मैंने बना दिया एक ट्यूबलाइट, मान लो ये मैंने एक ट्यूबलाइट बना दिया, ये एक कंडक्टर निकल गया, ये एक पॉइंट हो गया ए और ये बी, और ये बैटरी से कनेक्ट है, कुछ भी मैंने ऐसे बोल दिया। मैं कह रहा हूं कि ये ए से लेके बी तक, ये जो 2 पॉइंट है, इन दोनों के बीच कितना चार्ज, कितना इलेक्ट्रॉन कितने टाइम में फ्लो हो गया। मैं क्या कह रहा हूं, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने टाइम में फ्लो हो गया, भैया करंट कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, पर यूनिट टाइम, क्या, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, एंड इट इज डिनोटेड बाय आई। सो करंट जो है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। किससे डिनोट करते हैं, आई से। करंट इज डिनोटेड बाय आई, करंट इज डिनोटेड बाय आई। Q इज व्हाट, चार्ज, डेफिनेशन अभी लिखवा देता हूं, T इज व्हाट, टाइम, टाइम सेकंड में ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि मैंने बोला पर यूनिट टाइम, और टाइम की यूनिट क्या होती है भाई, सेकंड होती है। तो कितना चार्ज कितने यूनिट टाइम में फ्लो हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, करंट। तो डिफाइन क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये भी बोल सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल इन कंडक्टर, चार्ज पार्टिकल इन कंडक्टर, या कभी कभी बुक में ये भी लिखा रहता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ कंडक्टर, या द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज ऑल्सो करंट। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं। डेफिनेशन पता हो भाई, फॉर्मूला पता है तो डेफिनेशन पता है, लॉजिक पता है,
ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया करंट I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी एंड एक्सप्लेनेशन हो गया, ड्राइव हो गया, ये सारी चीजें। बट मैं अभी जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारा करंट होता है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है गाइस? स्केलर क्वांटिटी। व्हाट? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाई? आप कहोगे भैया स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है, मुझे ये बताइए। तो सबसे पहले हम इसके एसआई यूनिट पर चलते हैं। सो एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट ऑफ करंट, एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होता है? विच इज एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। व्हाट? एम्पियर। ठीक है, अगर एम्पियर है इसका एसआई यूनिट, एक सेकेंड, ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट का, फिर इसके बाद, हाँ ठीक है। सो एसआई यूनिट क्या है करंट का? एम्पियर। एसआई यूनिट ऑफ करंट इज व्हाट? एम्पियर, एंड इट इज डिनोटेड बाय ए। इट इज डिनोटेड बाय ए। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो हमें पता है कि करंट को हम एम्पियर में नापते हैं। तो अगर मैंने कहा 2 एम्पियर, क्या कहा? 2 एम्पियर। और एक और चीज, आप कहोगे कि इसके पास डायरेक्शन भी होता है, कैसे? वो भी मैं आपको बता रहा हूं। आप कैसे सोच सकते हो कि भाई ये हमने 2 एम्पियर का करंट दिया, करंट एक बार इधर फ्लो हो रहा है, करंट एक बार ऐसे फ्लो हो रहा है, यहां हमने कुछ और इंस्ट्रूमेंट लगा दिया या हमने कोई और इंस्ट्रूमेंट लगा। तो आप कह रहे हो भाई करंट तो इधर भी फ्लो हो रहा है, इधर भी फ्लो हो रहा है, डायरेक्शन भी है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, नंबर है भाई 2 3 4 5 और डायरेक्शन भी है, फिर भी ये क्यों नहीं है? ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के लिए तो हमने अभी तक पढ़ा कि मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, यही चीज पढ़ा। लेकिन नहीं, आगे चल के पता चलता है कि कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर है तो उसे लॉ ऑफ वेक्टर को फॉलो करना पड़ता है या वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करना पड़ता है। और करंट ऐसा नहीं करता। क्यों नहीं करता? मान लो ये 2 एम्पियर का करंट यहां से गया, हम श्योरिटी से नहीं कह सकते कि इधर 1 एम्पियर का करंट गया होगा, इधर भी 1 एम्पियर का करंट गया होगा, तभी 1 + 1 2 होगा। नहीं हो सकता है यहां 0 हो जाए, यहां 2 चला गया हो, या यहां 1.5 चला गया हो, यहां 0.5 चला गया हो, हम ऐसा बोलेंगे। इक्वल अमाउंट में नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि ये इस थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है? थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है। दैट्स व्हाई ये एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर को फॉलो नहीं करता। अब ये चीजें क्या है, ये 12th क्लास में आता, अभी नहीं आता। बस अभी के लिए आपको याद रखना है कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसको नापते हैं, इसका एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर। इसका फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। वन मोर इंपॉर्टेंट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर न्यूमेरिकल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, 1 माइक्रोकुलम, 1 माइक्रोकुलम इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 कुलम। 1 माइक्रोकुलम के अंदर कितना कुलम ऑफ चार्ज होता है? 10 टू द पावर -3 कुलम। उसी तरीके से 1 माइक्रो एम्पियर के अंदर 10 टू द पावर -3 एम्पियर होता है। याद रखना, MA इज व्हाट? माइक्रोकुलम। लोअर यूनिट्स होते हैं, ये क्या होते हैं? लोअर यूनिट्स होते हैं। आपको न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस और इस तरह की चीजें, इसीलिए मैं ये सारी चीजें आपको 1 to 1 डिलीवर करता हूं। अब करंट के अंदर जो इंपॉर्टेंट रह गया वो रह गया 2। एक कन्वेंशनल करंट क्या होता है और करंट को हम मेजर कैसे करते हैं। तो जिस तरीके से हम पोटेंशियल को मेजर कर रहे थे, वोल्टेज को मेजर कर रहे थे, उसी तरीके से हम करंट को भी मेजर कर सकते हैं। सो मेजर करने के लिए हमारे पास जो डिवाइस है उसका नाम है एमीटर। क्या है? एमीटर। व्हाट? एमीटर। और इसे हम हमेशा कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। मैं इसे एक सर्किट में आपको बना के दिखाता हूं। मान लो कि ये मैंने एक बल्ब बनाया, मुझे पता करना है कि भाई कितना करंट है, तो मैं क्या करूंगा? सिंपली एक एमीटर कनेक्ट कर दूंगा, ए लगा के, ये इसका साइन होता है सर्किट में, और ये बल्ब। तो आप देख रहे हो कि ये किस में कनेक्ट है? सीरीज में, लगातार कनेक्ट है, और ये हमारा बल्ब हो गया। अब मान लो ये 2 एम्पियर का करंट जा रहा हो, तो ये इसको मेजर कर सकता है भाई बल्ब से पहुंचने के बाद कितना एम्पियर का करंट इसके पास गया। तो ये हमने एमीटर लगा दिया। इसके अलावा करंट की डायरेक्शन पता करने के लिए, क्या? डायरेक्शन। याद रखना, डायरेक्शन पता करने के लिए भाई करंट किधर मूव कर रहा है? नॉर्थ में, साउथ में, नॉर्थ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में, किधर मूव कर रहा है? तो डायरेक्शन पता करने के लिए हम यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या यूज करते हैं? गैल्वेनोमीटर। ओके, इसे हम इस तरीके से बनाते हैं G से, ठीक है ना, और नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल बना के, और इसे हम क्या करते हैं? कनेक्ट कर देते हैं। तो ये था हमारा एमीटर और ये सारी चीजें। अब हम बात करते हैं इसी सर्किट में, भाई व्हाट इज कन्वेंशनल वे ऑफ करंट। क्या इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से करंट पैदा होता है या प्रोटॉन के फ्लो होने से करंट पैदा होता है? हम ऐसा नहीं मानते। हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि भाई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल क्या हो? फ्री हो। क्या हो? फ्री हो, आसानी से वो मूव करे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन मूव करे, चाहे वो प्रोटॉन मूव करे। आगे चल के हम देखिए 12th क्लास में जब पढ़ते हैं तो सेमीकंडक्टर वगैरह पढ़ते हैं, उसमें हम देखते हैं भाई होल्स मूव कर रहे हैं एंड ऑल, डायोड वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। बट अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि भाई जो पार्टिकल होते हैं उनका वो फ्री होने चाहिए। खुला होगा,
कुछ उसको पकड़ के, अगर मैं पकड़ के किसी चीज को रखूंगा तो वो फ्लो थोड़ी कर पाएगा। तो भाई चार्ज पार्टिकल फ्री होना चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो भी करंट पैदा होगा, प्रोटॉन फ्लो होगा तो भी करंट पैदा होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों हमारे पास चार्ज पार्टिकल हैं जो हम आसानी से मूव कर रहे हैं। ठीक है, सो देखिए क्या होता है, हम कंसिडर करते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के फ्लो होने से, क्योंकि ये पॉजिटिव यहां से रिपल करते हैं और ये यहां ऐसे इस तरीके से मूव करते हैं, बट इसे बोलते हैं कन्वेंशनल वे ऑफ करंट। बट ओरिजिनलिटी में हम मान के चलते हैं कि भाई ट्रांसफर तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का होता है ना, तो दैट्स वाई ये हम मान के चलते हैं भाई ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहा है, प्रोटॉन ऐसे फ्लो हो रहा है और इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहा है। तो हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन करंट के फ्लो होने के डायरेक्शन से अपोजिट है। व्हाट? इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है लेकिन प्रोटॉन किधर फ्लो हो रहा है, ये, और प्रोटॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, वो हमारा करंट का डायरेक्शन है। तो हमेशा बहुत बार पूछा भी जाता है, इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो मुझे ये बताइए कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, उसके अपोजिट साउथ डायरेक्शन में। कभी कभार पूछा जाता है कि भाई इफ प्रोटॉन इज मूविंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन देन करंट की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ ही डायरेक्शन होगी। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा करंट की डायरेक्शन भी वही होगी। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई कि भाई कन्वेंशनल वे ऑफ करंट क्या होता है। मैं बहुत ही फंडामेंटल तरीके से आपको चीजें बता रहा हूं, तो गाइस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाना, ठीक है ना। तो अब यहां से बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आता है हमारा एक साइंटिस्ट जिसका नाम है जॉर्ज साइमन ओम। क्या है? जॉर्ज साइमन ओम। और इन्होंने हमें दिया अपना एक लॉ जिसे बोला गया ओम्स लॉ। ये क्या है भैया ओम्स लॉ? क्या कहना चाह रहा है? बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, कुछ भी अलग नहीं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ओम्स लॉ कहना क्या चाहता है। मान लो मैंने एक बड़ा सा 100 वाट का बल्ब एक छोटी सी बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसके पास 2 वोल्ट की बैटरी है। आप सब समझ जाओगे, आंसर देने की जरूरत ही नहीं है। आप बोलोगे भैया आप पागल हो क्या, 2 वोल्ट की बैटरी से आप 100 वाट का बल्ब कैसे जला लोगे? जलेगा ही नहीं। सिंपल सा लॉजिक है, आप समझ गए कि भाई 2 वाट का अगर बैटरी 100 वाट का बल्ब नहीं जला, इसका मतलब ये 2 वाट का जो 2 वोल्ट का, वॉट कह रहा हूं सॉरी, 2 वोल्ट का जो बैटरी है वो उतना करंट ही जनरेट नहीं कर पा रहा है जो इस बल्ब को जला सके। तो मुझे इस बैटरी की क्वांटिटी या इस बैटरी के अंदर मौजूद वोल्टेज को बढ़ाना होगा तो करंट भी बढ़ेगा। क्या? मुझे इस बैटरी के अंदर वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो करंट भी बढ़ेगा जिससे ये बल्ब ग्लो करेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा है। साइंटिस्ट ने सिर्फ क्या कहा? साइंटिस्ट ने ये कहा कि दोनों इक्वल रेट से बढ़ेंगे और घटेंगे। इक्वल रेट का क्या मतलब है? अगर करंट को 2 गुना वोल्टेज को 2 गुना बढ़ाऊंगा तो करंट भी 2 गुना बढ़ेगा। अगर वोल्टेज को 2 गुना घटा दूंगा तो करंट भी 2 गुना घट जाएगा। तो ये क्या है? 2 गुना बढ़ाने से वो भी बढ़ रहा है, ये भी घट रहा है। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। भाई तू जैसा करेगा मैं भी वैसा ही करूंगा। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि भाई I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, एक ही बात है। तो उसे हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। मैं ओम्स लॉ की डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आप इसे नोट डाउन कर लेना। सो वी कैन डिफाइन ओम्स लॉ दैट इफ अ करंट इज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है, करंट इज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर एंड इफ वी, इसे हम इस तरीके से लिख देते हैं ना, ठीक है, वो डेफिनेशन बड़ा हो जाएगा। सो if we increase voltage in a conductor then the current is also increased। ठीक है, सिंपल लॉजिक मैंने आपको ये बताया। अगर बुकिश लैंग्वेज में देखोगे तो भाई बहुत बड़ा डेफिनेशन है, बट मैं सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है। सो इन अ कंडक्टर इफ वी इंक्रीज द वोल्टेज देन करंट इज ऑल्सो इंक्रीज एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। मैं सिंपल फंडामेंटल जो मैंने यहाँ लिखा है मैंने बस उसको डेफिनेशन में लिख दिया और इसे टीचर गलत नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि कहना तो यही चाह रहा है कि किसी कंडक्टर के अंदर अगर मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं तो भाई करंट भी बढ़ेगा। क्या? करंट भी बढ़ेगा। अगर आपको बुकिश लिखना है, देखो टाइम कंज्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं यहां पर थ्योरेटिकली आपको यहां पर बता रहा हूं कि क्या कहता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है कि भाई द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड इफ टेम्परेचर एट कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट। देखो ये बुकिश लैंग्वेज है, चाहे तो आप इसे याद कर सकते हो, बट मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि किसी कंडक्टर के अंदर अगर मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं तो भाई करंट भी बढ़ेगा, अगर वोल्टेज घटा रहा हूं तो करंट भी घटेगा, और हमने इसे इस एग्जांपल से समझा।
तो जब मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाता हूं, इसे बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन, जब मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाता हूं तो मेरे पास आ जाता है एक कांस्टेंट। क्या आ जाता है? एक कांस्टेंट। तो v इज इक्वल्स टू हो गया आई आर। ये भाई आई तो था, ये r कहां से आ गया? दैट्स वाई ये r है हमारा कांस्टेंट, जिसे हमने प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया? जब हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया। इस r का नाम यानी इस कांस्टेंट को हमने कहा रेजिस्टेंस। क्या कहा? रेजिस्टेंस। एग्जैक्टली ये जो ओम होता है, एग्जैक्टली ये जो ओम हम लिखते हैं, ओम, ये ओम का साइन कुछ ऐसा होता है ओमेगा टाइप का। लेकिन ये ओम क्या है? ये रेजिस्टेंस क्या है? ये तो हमारा ओम्स लॉ का फॉर्मूला आ गया, V इज इक्वल्स टू आई आर। आर एक कांस्टेंट है जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और यही बहुत बड़ा है चीज, हमें इसी के बारे में पढ़ना है, और यही इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को बहुत कॉम्प्लिकेट बनाने वाला है। सो लेट्स मूव ऑन द टॉपिक, व्हाट इज रेजिस्टेंस। ठीक है ना गाइस? कुछ डेफिनेशंस मैं नहीं लिख रहा हूं एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट लिखना जरूरी नहीं है, आपको भी पता है। सो हम बात कर रहे थे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है भाई? रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस क्या है? तो मैं सिंपल लिख रहा हूं, रेजिस्टेंस एक ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट। क्या है? किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर हम कोई भी करंट, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में समझाने के लिए आपको काफी है, आप आगे पीछे आप कुछ भी लगा के डेफिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस इज डिफाइंड दैट ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट एनीथिंग। सो मैं क्या कह रहा हूं? ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट, ये एक तरह की रुकावट है। किसके लिए? करंट के लिए। कैसे? कैसे है मैं समझाने, देखिए यहां पर मैंने बनाया ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, या प्रोटॉन, जो भी आप मान के चले। तो इसको रोकने का काम जो कर रहा है, इसको रोकने का जो काम कर रहा है, उसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। भाई करंट को रोकने का काम जो कर रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं? रेजिस्टेंस। तो देखिए रेजिस्टेंस का अपना अलग महत्व है कि भाई रेजिस्टेंस या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है। रेजिस्टेंस की बहुत महत्वाकांक्षा है इलेक्ट्रिक सर्किट में, कहीं पर भी। क्यों 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 जरूरत है हमें, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो देखिए कभी कभार हमें करंट की आवश्यकता कम हो सकती है और कभी कभार हमें करंट की आवश्यकता ज्यादा हो सकती है। तो कभी करंट की आवश्यकता कम हुई और करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है तो हम रेजिस्टेंस लगा देंगे, वो करंट को रोक लेगा। और अगर हमें कहीं पर करंट की आवश्यकता ज्यादा है तो रेजिस्टेंस हटा देंगे, ताकि क्या हो जाए? करंट ज्यादा फ्लो होने लग जाए। तो रेजिस्टेंस की अपनी एक महत्वाकांक्षा है। तो ये हो गया रेजिस्टेंस। अब हम फॉर्मूला जहां तक हमें पता है वो फॉर्मूला था V इज इक्वल्स टू आई आर। एग्जैक्टली, तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V बाय आई। क्या हो जाएगा? V बाय आई। R इज व्हाट? रेजिस्टेंस। अच्छा, हर चीज जो है उसे हम मेजर कर सकते हैं, तो उसी तरीके से रेजिस्टेंस का जो SI यूनिट है वो है, SI यूनिट इज व्हाट? ओम। क्या है? ओम। और इसे मेजर करते हैं हम इस तरीके से, और इसका साइन होता है ओमेगा का, और ऐसे हम बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसे ओम ने बनाया भाई, ओम साइंटिस्ट जो थे उन्होंने खोजा, दैट्स वाई इसका ऐसा यूनिट पड़ गया भाई ओम, और ये ओमेगा का साइन हो गया। सो R इज इक्वल्स टू V बाय आई। इसके अलावा रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं कि भाई कोई भी मटेरियल है वो, उसका जो रेजिस्टेंस है क्या वो फिक्स है, वेरिएबल है? किसको बढ़ाने से किसको घटाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा, उसे बोलते हैं हम फैक्टर। भाई किस चीज से किस पे क्या फर्क पड़ेगा उसे बोल सकते हैं हम फैक्टर। हमारी जिंदगी में हर चीज फैक्टर पे डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट पे डिपेंड कर रहा है, सब चीजों पे कर ही रहा है भाई। किसी भी चीज के घटने या बढ़ने से हमारी जिंदगी पे फर्क पड़ता है, उसी तरीके से रेजिस्टेंस भी है, तो उसे बोलते हैं हम फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस। तो लिख लीजिए फैक्टर क्या क्या है। पहला है मटेरियल। क्या है? मटेरियल। मटेरियल आप सबको पता है भाई, दो तरह के हमने मटेरियल देख लिया। अगर मान ली एग्जांपल के लिए कि भाई हमने ले लिया भाई कंडक्टर, और एक हमने ले लिया इंसुलेटर। ठीक है, क्या ले लिया? इंसुलेटर। दो मटेरियल हमने ले लिए, कंडक्टर और एक ले लिया इंसुलेटर। आप सभी को पता है, स्टार्टिंग में ही बता दिया था कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। आप मुझे बता सकते हैं किसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, किसके अंदर रेजिस्टेंस कम होगा? तो आप श्योरिटी के साथ कह सकते हो भाई जिसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, बहुत ही कम, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा, वो होता है इंसुलेटर। रबड़, लकड़ी, ये सभी इंसुलेटर है, इनके अंदर कभी करंट फ्लो ही नहीं हो सकता। कभी करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसके अंदर रेजिस्टेंस कैसा है? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस मटेरियल पर भी डिपेंड करता है भाई, मटेरियल के अंदर खुद का रेजिस्टेंस होता है। कंडक्टर, इनके अंदर रेजिस्टेंस कम, ज्यादा, मीडियम हो सकता है, डिपेंड अपॉन कि भाई किस तरह का कंडक्टर यूज कर रहे हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, कैसा कंडक्टर हम यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से रेजिस्टेंस वेराई कर सकता है।
तो कंडक्टर, इंसुलेटर, दो एग्जांपल हमने लिए मटेरियल के, तो हमें पता चला कि रेजिस्टेंस मटेरियल पर भी डिपेंड करता है और आप इसे इस तरीके से स्कूल के एग्जाम्स में या बोर्ड में एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं टेम्परेचर। आप कैसे बोल सकते हो कि भाई टेम्परेचर पर इफेक्ट पड़ता है या टेम्परेचर, ठीक है, कि भाई रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है, ये हमने ले लिया भाई एक वायर, ठीक है। आई होप कि आपको बैकग्राउंड न्यूज मिल रहा होगा, बट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। क्या कर सकता हूँ मैं बोल नहीं सकता, बट आपको क्या करना है, समझना है चीज़ें, आपको समझना है, तो बस आप देखिए। सो देखिए यहाँ पर है टेम्परेचर। सो देखिए ये मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, क्या बना दिए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो है ना ये फ्लो कर रहे हैं, क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, आराम से फ्लो हो रहे हैं। मैंने क्या किया, एकदम से इसको दे दिया हीट, क्या दे दिया, हीट, यानी गर्मी दे दी। जैसे ही मैं इसको हीट दूंगा क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इनके ऊपर एनर्जी आ जाएगी। अब मैं आराम से बैठा हूं, अब मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा ऊर्जा आ जाए, एनर्जी आ जाए, तो मैं क्या करूंगा भाई, दौड़ूंगा, जिम विम जाऊंगा, कुछ भी करूंगा, एक्सरसाइज करने लगूंगा। तो एग्जैक्टली इन इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फ्लो हो रहे थे, इनको मैंने दे दिया हीट। हीट देने से क्या हुआ, इसको मिल गई भाई एनर्जी। अगर इसको मिली एनर्जी तो इसका मतलब ये बहुत तेजी से मूव करने लगेंगे, और जब कोई बहुत तेजी से मूव करते हैं तो इनका होता है आपस में कोलोइजन। क्या होता है, कोलोइजन। और अगर आपस में हो गया भाई इनका कोलोइजन, तो क्या होगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस नहीं, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं होता है, वो एक ऐसा होता है भाई मीडियम रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया, इनफाइनाइट नहीं हो सकता, ठीक है ना, इनफाइनाइट नहीं हो सकता। सो दैट्स वाई यहाँ पर हमारा इस तरीके से क्या है, रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। हीट को बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। क्या, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हम टेम्परेचर घटा रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना। अगर मैं थोड़ा सा स्पीडली आपको समझा दिया, थोड़ा सा बैक करके देख सकते हैं। सो टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, अगर मैं टेम्परेचर घटा रहा हूं तो रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये दो फैक्टर हो गए। इसके अलावा जो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए वो दो फैक्टर क्या है। सो वो दो फैक्टर है, तो उसमें सबसे पहला फैक्टर क्या आता है हमारा, सबसे पहला फैक्टर आता है वो है हमारा लेंथ। क्या है, लेंथ। अब इसे मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, इंपॉर्टेंट भी है तो एक्सप्लेन तो करना होगा। ये ए बी वायर लिया और इसी वायर को मैंने दोबारा से बड़ा कर दिया, ठीक है। आप मुझे बता सकते हैं इन दोनों में फ़र्क क्या है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये वाला जो वायर है ये इसके मुकाबले छोटा है। अब मेरा सिर्फ इतना सा हाथ का हिस्सा लूँ तो मैं इतने से हिस्से के हाथ में मौजूद मसल्स की बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ तक ले लूँगा तो मैं ज़्यादा मसल्स की बात कर रहा हूँ। क्या, मैं ज़्यादा मसल्स की बात कर रहा हूँ, सिंपल। अगर मैंने ए बी लिया तो मैंने सिर्फ इतने दूर में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर किया। अगर मैंने लेंथ बढ़ा दिया तो मैंने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को कंसिडर किया। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को कंसिडर किया तो भाई कोलिजन भी ज़्यादा हो रहा होगा, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है कि लेंथ बढ़ाने से क्या होता है, रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इंक्रीज। क्या, कंसंट्रेशन यानी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही, वो लेंथ बढ़ाने से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर लेंथ बढ़ाने से क्वांटिटी यानी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो भाई कोलिजन भी ज्यादा होगा उनके बीच, और दैट्स वाई रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। सो लेंथ के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ के घटाने से रेजिस्टेंस घटेगा। तो हम बोल सकते हैं लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा भाई, लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। बोर्ड में क्वेश्चन कैसा आता है, इफ लेंथ इज इंक्रीज 2 times देन व्हाट विल हैपन ऑन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज 2 times. What will happen if we decrease the length 2 times, then resistance will also decreases 2 times. So that's why this is basic meaning of डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और आपको इसे याद रखना है क्योंकि इसी से अभी हम रेजिस्टिविटी निकालेंगे और आपको हम उसी को बताएंगे। लास्ट वन फैक्टर विच इज व्हाट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताता हूं क्रॉस सेक्शन। ओके, व्हाट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो देखिए यहां पर मैंने दो वायर लिया, एक ही वायर है, इतने ही लेंथ का है ए बी, ठीक है। और मैंने फिर क्या किया, इसी वायर के जो एरिया है, अभी एरिया इतना था, अब मैंने क्या किया, एरिया को बढ़ा दिया, बड़ा, ये लेंथ उतना ही है, बस मैंने एरिया को बढ़ा दिया। अब मैं कह रहा हूं कि भाई 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है। अब आप मुझे ये बताइए कि किसके अंदर इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो हो जाएगा।
भाई आप कहोगे कि भाई इलेक्ट्रॉन इसमें आसानी से फ्लो होगा, क्यों? क्योंकि उतने ही इलेक्ट्रॉन को पास होने के लिए बहुत जगह मिल गई और इसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन को पास होने के लिए कम जगह मिल रही है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर ज़्यादा जगह मिल रही है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो होंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। क्या घटेगा? इनके बीच कोलिजन कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और लेंथ एरिया को अगर हम कम कर दें तो उतने ही इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए बहुत कम जगह मिलेगी। अगर कम जगह मिलेगी तो इनके बीच कोलिजन के चांसेस बढ़ेंगे, अगर बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो यहां से क्या पता चल रहा है? अगर एरिया बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस घट रहा है, अगर एरिया घटा रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो हम इसे इस तरीके से लिख देते हैं, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। तो ये हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है। पेपर में आप इसे कैसे लिख सकते हो? बोलोगे कि इस तरीके से लिख सकते हो, इफ वी टुक अ कंडक्टर ऑफ लेंथ AB एंड हैविंग अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड, देन if we increase the area of cross section of that conductor, then the same number of electrons have larger area to flow, and in case first the similar number of electrons have less or minimal area to flow. That's why in case of B the resistance is decreases, but in case of A the resistance is increased, and that's why हम ये लिख सकते हैं कि R is inversely proportional to 1/A। तो ये यहाँ से आप इस तरीके से लिख सकते हो। बाकी मेरा काम था आपको ये चीज़ें क्लियर करवाना, और अभी हम इसी का यूज़ करके आगे देखते हैं बेसिक ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या है ये भाई बेसिक ऑफ रेजिस्टिविटी? नाउ लेट्स सी। हमने देखे दो पॉइंट्स, एक देखा कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और एक देखा R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। वी हैव टू इक्वेशंस, मैं साथ के साथ डेरिवेशन भी करवा रहा हूं। अब मैं इन दोनों को अगर कंबाइन करूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये L1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो इसे लिख सकते हैं L/A। अब देखिए, हमेशा हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लग जाता है, तो हम बोल सकते हैं R इज इक्वल्स टू रो L/A। यहाँ पर जो कांस्टेंट निकल के आया उसे बोलते हैं हम रो, और ये क्या है? तो इसके दो नाम है। इस रो को हम बोल देते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोल देते हैं? रेजिस्टिविटी, या हम बोल देते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोल देते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके गाइस, अब हम इस पे बात करते हैं। भाई रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, कहाँ से निकलता है, ये आपको पता चल गया, और यहाँ ये हमारे पास फॉर्मूला आया था। ठीक है, अब हमें इसी पे बात करना है, सो इसी पे ही बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ से अगर हम रेजिस्टिविटी निकालें यानी रो निकालें तो रो का फॉर्मूला क्या आ गया? R इंटू A/L। भाई ये A इससे मल्टीप्लाई हो गया और L जाके नीचे डिवाइड हो गया, तो ये आ गया रेजिस्टिविटी का हमारा फॉर्मूला। अब एक एक करके हम इसका SI यूनिट निकालते हैं और फिर हम इसके फैक्टर पे बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हम उस पर बात करेंगे। सो देखिए, रो इज इक्वल्स टू क्या है? R इंटू A/L। यहाँ पर R क्या है? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। क्या होती है? ओम। ठीक है, इंटू A इज व्हाट? फॉर एरिया। आपको पता है A किस लिए है? एरिया। ठीक है, करंट नहीं है, एम्पियर मत लिखने लग जाना। A इज फॉर एरिया। ना एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। एग्जैक्टली। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। यहाँ पर है मीटर स्क्वायर और यहाँ है मीटर, और ये क्या है हमारा? रो। इसने इसको कैंसिल कर दिया, तो रो की यूनिट क्या निकल के आ गई? ओम मीटर। क्या निकल के आ गई? ओम मीटर। और बुक वगैरह में ओम का साइन बना होता है, ये ओमेगा, और ये एम इस तरीके से लिखा होता है। तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। आपको ये चीजें याद रखनी है। एक ना एक न्यूमेरिकल जरूर आता है इस रेजिस्टिविटी के ऊपर, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, प्रैक्टिस मांगता है ये न्यूमेरिकल। ठीक है ना, तो आपको ये करना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें क्या है कि कभी कभार रेजिस्टिविटी मटेरियल की गिवन होती है, हमें याद नहीं होता या हमें निकालना होता है। अगर किसी केस में रेजिस्टिविटी दिया रहता है तो आसान होता है क्वेश्चन, जिसमें निकालना होता है उसमें थोड़ा सा टफ होता है कैलकुलेशन। नाउ लेट्स सी, आगे देखते हैं क्या है भाई हमारी चीज़ें आगे।
तो वो चीज़ जो है वो है फैक्टर। क्या है? फैक्टर। हम तो समझ गए भाई रेजिस्टिविटी वगैरह, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। ये रेजिस्टिविटी भी किसी फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है क्या, रेजिस्टेंस की तरह? हाँ, कर रहा है। देखिए, पहला फैक्टर है मटेरियल। क्यों? मटेरियल पर क्यों डिटरमाइन कर रहा है? और दूसरा है टेम्परेचर। इसके अलावा ये किसी और फैक्टर पर नहीं डिपेंड करता। लेंथ पर नहीं करता, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं करता। क्यों नहीं करता, मैं आपको बताता हूँ। दुनिया भर में कोई भी मटेरियल, उसकी रेजिस्टिविटी किसी एक कांस्टेंट या किसी एक रूम टेम्परेचर पर फिक्स कर दी गई है। जैसे मैं बोलता हूँ कॉपर, या मैंने लिया एल्युमिनियम, ठीक है, या मैं लेता हूँ मर्क्यूरी, कुछ भी ले लूँ। अगर मैं बात करता हूँ कॉपर की Cu, या एल्युमिनियम Al, या मर्क्यूरी यानी Hg, ठीक है, दुनिया भर में कहीं पर भी चले जाऊं, किसी एक टेम्परेचर पर, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो कि साइंटिस्ट ने निर्धारित किया, जिसे हम रूम टेम्परेचर कहते हैं, उस टेम्परेचर पर कॉपर की रेजिस्टिविटी फिक्स कर दी है। अब कॉपर में 1000 मीटर का लूं, 10,000 मीटर का लूं, कुछ भी लूं, लेकिन कॉपर की रेजिस्टिविटी फिक्स कर दी गई है। जैसे मैं कह रहा हूं, सिंपल, ये रेजिस्टिविटी लिख नहीं रहा हूं, मैं आपको बस बता रहा हूं। जैसे मान लो मैंने इसकी रेजिस्टिविटी 6 ले ली। क्या ले ली? 6। रियलिटी में नहीं होती, मैं मान रहा हूं 6, साइंटिस्ट ने फिक्स कर दी भाई 6 है, ठीक है, झूठ मूठ का मैं ऐसे आपके लिए ले रहा हूं समझाने के लिए, अब बाकी वैल्यू कुछ और होती है। तो कॉपर की रेजिस्टिविटी 6 हर जगह फिक्स है, चाहे मैं कहीं पे जाऊं, अमेरिका, इंडिया वगैरह कहीं पे भी जाऊं, उसकी रेजिस्टिविटी फिक्स कर दी गई है, ठीक है ना। एल्युमिनियम की रेजिस्टिविटी फिक्स कर दी गई, मर्क्यूरी की रेजिस्टिविटी फिक्स कर दी। तो लेंथ बढ़ाने से, एरिया बढ़ाने से रेजिस्टिविटी पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि रेजिस्टिविटी एक बार फिक्स कर दी तो भाई इन पे क्या फर्क पड़ेगा, कितना भी ले लूं, कितना भी कम कर दूं। दो चीजों पर फर्क पड़ रहा है, टेम्परेचर और मटेरियल, क्योंकि मटेरियल टू मटेरियल वो वेराई करता है रेजिस्टिविटी। और दूसरा क्या है? टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी हम किसी एक टेम्परेचर के लिए ही फिक्स करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से उसकी रेजिस्टिविटी पर फर्क पड़ता है, जिसे आप आगे पढ़ोगे। अभी के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो कि भाई टेम्परेचर और मटेरियल पर रेजिस्टिविटी डिटरमाइन करती है। पेपर में क्वेश्चन आता है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज 2 टाइम्स, अगर हम किसी कंडक्टर की लेंथ 2 टाइम्स इंक्रीज कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा रेजिस्टेंस यानी ओम पर, और क्या फर्क पड़ेगा रेजिस्टिविटी यानी रो पर। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर लेंथ 2 टाइम्स बढ़ा है तो इसका मतलब ये भी 2 टाइम्स बढ़ेगा, लेकिन ये 0 टाइम्स, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि रो रेजिस्टिविटी लेंथ या एरिया पर नहीं फर्क पड़ता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ओम पर पड़ेगा। और लेंथ जो है ये ओम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी रेजिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना लेंथ बढ़ रहा है उतना ही क्या बढ़ रहा है? रेजिस्टेंस। और रो पे कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, तो वो कुछ भी नहीं बढ़ेगा और ना ही घटेगा। तो ये था हमारा रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे सीरीज एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। तो पहला है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। व्हाट? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में हमें क्या है, क्या मतलब है इसका, तो मैं आपको एक डायग्राम से बना के समझाता हूँ। ये हमने एक रेजिस्टर कनेक्ट किया, ये हमने दूसरा रेजिस्टर कनेक्ट किया, ये हमने तीसरा रेजिस्टर कनेक्ट किया, ठीक है। ये 3 रेजिस्टर कनेक्ट किए, ये हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है। ये हमने एक डायग्राम बनाया। क्या मतलब है? ये हम रेजिस्टर को हम इस तरीके से बनाते हैं, ये वेरिएबल रेजिस्टर्स मान के चल सकते हैं, जिसे हम अपनी मर्जी से लगा रहे हैं, ठीक है ना। या कोई इंस्ट्रूमेंट मान लीजिए, यहाँ बल्ब लगा है, यहाँ पंखा लगा है, यहाँ फोन चल रहा है, 3 इंस्ट्रूमेंट के अपने अलग अलग रेजिस्टेंस है। तो मैं मान लेता हूँ कि इसके पास R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, क्योंकि सबके पास अलग अलग हो सकते हैं, तो R3 रेजिस्टेंस है। और ये हमारे पास बैटरी V वोल्टेज दे रहा है और I करंट सप्लाई हो रहा है, ठीक है। बैटरी के पास V वोल्टेज है और करंट I निकल रहा है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इफ एनी रजिस्टर्स विच इज कनेक्टेड इन अ सीरीज देन द करंट फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम। क्या? मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं। इफ वी से दैट all the resistor are in a series connection then the current flow through each resistors are equal। क्या मतलब है? अगर हम कह रहे हैं कि कोई भी रेजिस्टर अगर सीरीज कनेक्टेड है तो इसका मतलब सभी रेजिस्टर से सेम करंट फ्लो कर रहा होगा। यानी ये जो I करंट पास हो रहा है, R1 से भी कितना फ्लो हो रहा होगा I, R2 से भी कितना फ्लो हो रहा होगा I, एंड
R3 से भी कितना फ्लो हो रहा होगा I। तो मैं इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक देता हूं याद रखने का, विच इज SI। क्या SI? S का मतलब क्या है? सीरीज, और I का क्या मतलब होता है? करंट। तो सीरीज में हमेशा क्या सेम रहता है? करंट। हमेशा आपको ये वर्ड याद रखना है, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं या न्यूमेरिकल सॉल्विंग में बहुत काम आता है। भाई सीरीज में क्या सेम रहने वाला है? करंट सेम रहने वाला। उसे हम कैसे याद रखते हैं? I से। लेकिन अब फर्क क्या पड़ता है? देखो मैंने यहां पर कनेक्ट की R1 R2 R3, ऐसे ही मैं 10 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकता हूं। कितने? 10, 20, 30, 40, 50, यानी n नंबर ऑफ रजिस्टर कनेक्ट कर सकता हूं। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1, 100, 50, 150, 200, जितनी मर्जी उतनी कर दूं। तो मुझे ये बताइए, इन सभी रजिस्टर को जब मैं सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो इस सर्किट के अंदर ओवरऑल कुछ रेजिस्टेंस बनेगा कि भाई R1 पे 2 है, 3 है, 4 है, इन सभी के रेजिस्टेंस आपस में जुड़ जाए या मल्टीप्लाई हो, कुछ भी हो, तो मिल करके इस सर्किट के अंदर एक रेजिस्टेंस बनाएंगे कि भाई ओवरऑल इस सर्किट के अंदर इतना रेजिस्टेंस है। ठीक है ना? तो उस रेजिस्टेंस को बोलते हैं हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं गाइज? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसे हम RE से हमेशा लिखेंगे। RE का क्या मतलब है गाइज? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो हम हमेशा सीरीज कनेक्शन में सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, क्या रहेगा प्रोसीजर, उसे हम देखते हैं। ठीक है? सो मैं ऊपर वाला जो चीज है उसे मैं रफ कर देता हूं, क्योंकि ये हमें थोड़ा सा स्पेस जो है वो कंज्यूम कर रहा है। ठीक है? मैं इसे भी रफ कर देता हूं। ठीक है? सो देखिए यहां पर हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, वो फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू आई आर। गाइज यही फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो देखिए ये V है, ये I है, ये I है। यहाँ जो मैं R लिख रहा हूँ, ये R हमेशा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मान के चलिए ये R क्या है? हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब मैंने क्या कहा? सीरीज के अंदर हमेशा क्या सेम रहने वाला है? करंट सेम रहने वाला है। तो मैं R1 के पास अलग वोल्टेज होगा, मान लो R1 के पास V1 वोल्टेज है, R2 के पास V2 वोल्टेज होगा, R3 के पास V3 वोल्टेज होगा। क्यों? क्योंकि सबके पास करंट सेम है, वोल्टेज सेम नहीं है। तो ये जो V वोल्टेज है ये किस में टूट गया? V1 में, V2 में और V3 में। तो टोटल V किसके बराबर है? V बराबर है V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है कि नहीं? V किसके बराबर है? V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है? यहां से V का फॉर्मूला क्या है गाइस? V का फॉर्मूला है IRE। चल ठीक है, तो V1 V2 V3 निकालते हैं। तो देखिए V1 क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा IR1, V2 क्या हो जाएगा? IR2, और V3 क्या हो जाएगा? IR3। क्या हो जाएगा? IR3। क्यों? क्योंकि सबके पास करंट तो सेम है, बस रेजिस्टेंस अलग अलग है, और रेजिस्टेंस अलग अलग है तो सबके पास भाई वोल्टेज भी उनका अपना अलग अलग निकल रहा है। तो V1 निकल गया, V2 निकल गया, V3 निकल गया। अगर मैं ये वैल्यू यहाँ रख दूं तो मैं क्या कहूँगा? IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, यही कहूँगा। तो इसका मतलब इन सब में से I जो है वो क्या निकल जाएगा? कॉमन निकल जाएगा। अगर कॉमन निकल गया तो हम ये बोल सकते हैं कि I यहां से कैंसिल हो गए। अगर कैंसिल हो गए तो R इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला निकल गया? सीरीज के केस में R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला निकल गया R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या निकल गया? R2 प्लस R1 प्लस R3। यहाँ टोटल 3 ही रेजिस्टेंस है तो 3। मान लो ऐसे हमने कितने कनेक्ट कर दिए? n नंबर ऑफ रेजिस्टर। n की वैल्यू 0 से लेकर के कहीं तक भी आप रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है ना? n क्यों ले लिया? n नंबर ऑफ रजिस्टर कनेक्ट हो गए, मान लो 10, 20, 30। तो हम सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। न्यूमेरिकल के लिए मान लो R1 की वैल्यू क्या है? 2, R2 की वैल्यू क्या है? 3, और R3 की वैल्यू क्या है? 5। तो मुझसे अगर R इक्विवेलेंट पूछा है, यानी इस पूरे सर्किट के अंदर कितना हमारा क्या हो रेजिस्टेंस हो, तो कैसे निकालेंगे? तीनों को जोड़ देंगे। तीनों को कब जोड़ेंगे? जब तीनों किस में कनेक्टेड हो? सीरीज में। क्योंकि सीरीज के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, सभी रेजिस्टेंस को ऐड कर दो। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा? 5, 3, 8, 2, 10 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 ओम। क्या हो जाएगा? 10 ओम। ठीक है गाइस? तो ये था हमारा सीरीज कनेक्शन। अब हम बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन में। सबको डेरिवेशन भी करवा रहा हूं, याद रखना। ठीक है ना?
और साथ के साथ आपको चीज़ें न्यूमेरिकल में क्या फंडामेंटल चीज़ें रहेंगी वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन का क्या मतलब है? जैसे हमने सीरीज कनेक्शन समझा कि हम इसे सीरीज कनेक्शन बोल सकते हैं, तो हम पैरेलल कनेक्शन किसे बोल सकते हैं? पैरेलल कनेक्शन के लिए समझाने के लिए मैं बनाता हूँ एक डायग्राम, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ। ये थोड़ा सा मैं छोटा डायग्राम बना रहा हूँ, आप समझ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं गाइस, है ना। ये हमने ये बना दिया और इसे हमने ये बैटरी से कर दिया कनेक्ट, ठीक है गाइस। ये हमने बनाया, ये 3 रेजिस्टेंस है, R1, R2 और R3, ठीक है। यहाँ मैंने थोड़ा खराब सा बनाया है, कोई बात नहीं, समझने के लिए काफ़ी है। तो ये 3 रजिस्टर आप देख रहे हैं पैरेलल में कनेक्ट है, लेकिन देखने से नहीं, मुझे इसका कुछ मतलब बताओ, क्या मतलब है इसका। ठीक है, मैं आपको ये मतलब बता देता हूँ कि ये बैटरी है, V वोल्टेज, ये I करंट पास हो रहा है, ये I यहाँ से गया तो इधर क्या जाएगा I1, इधर क्या जा रहा है I2 और इधर क्या जा रहा है I3। क्यों जा रहा है? क्योंकि I को पास होने के लिए 3 डायरेक्शन मिले। क्या मिले? 3 डायरेक्शन। तो तीनों में ये अलग अलग वैल्यू से जा रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक है, हम बोल सकते हैं कि इफ all the resistors in a circuit is connected in a parallel, then we can say that the voltage across all the resistors are same। क्योंकि करंट अलग अलग जा रहा है, लेकिन ये जो वोल्टेज है ये सबके पास सेम रहने वाला है। ये जो वोल्टेज है सेम रहने वाला है, तो हम इसे याद रख सकते हैं PV से। P का मतलब पैरेलल, V का मतलब वोल्टेज, यानी पैरेलल में क्या सेम रहने वाला है? वोल्टेज। डेफिनेशन क्या होगा? इफ ऑल द रेजिस्टर्स are connected in a parallel, then we can say that the voltage across all the resistors are equal। ठीक है, सो ये हमारा डेफिनेशन हो गया। अब हमें सिंपल, जैसे हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला सीरीज के केस में, वैसे ही पैरेलल के केस में निकालेंगे। तो हमें उसके लिए यूज करना है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? V = IR। मैं यहां से कैलकुलेट करने वाला हूं I, क्योंकि यहां पर हमारा I टूट रहा है I1, I2 और I3 में। तो यहां से अगर हम I की वैल्यू निकालेंगे वो हो जाएगा V/R। R क्या है? R इक्विवेलेंट, यानी टोटल रेजिस्टेंस हम कितना मौजूद है इस सर्किट के अंदर वो बात करते हैं। ठीक है, फिर हम बहुत सारी फंडामेंटल चीज़ों पे बात करेंगे, अभी के लिए ये देखिए। तो अब मैं आगे डेरिवेशन निकाल रहा हूँ। तो डेरिवेशन देखिए, ये जो I है, I किस में टूट गया? I1 + I2 + I3। तो मैं बोल सकता हूँ I = I1 + I2 + I3 एग्जैक्टली, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ? सबकी वैल्यू निकालता हूँ। अगर मैंने I1 की वैल्यू निकाली तो ये हो जाएगा V/R1, क्योंकि R1 के अक्रॉस निकाल रहा हूं। अगर मैं I2 निकालता हूं, किसके अक्रॉस? R2 के अक्रॉस, तो मैं क्या बोलूंगा? V/R2। अगर मैं I3 निकालूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? V/R3। समझ में आ गया? एग्जैक्टली। अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा गाइस तो क्या होगा? वैल्यू जब मैं पुट करूंगा तो I की जगह लिखूंगा V/R इक्विवेलेंट, I1 की जगह लिखूंगा V/R1 प्लस I2 की जगह लिखूंगा V/R2 एंड I3 की जगह क्या लिखूंगा गाइस? V/R3। ठीक है, V/R3। अब देखिए सब जगह V है, ये ऊपर से आपका कैंसिल होगा, कॉमन जब आप निकालोगे तो भाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद मुझे मिलेगा 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, यानी रेसिप्रोकल का एडिशन है। यानी सभी रेजिस्टेंस जो है वो आपस में क्या है? इन सभी का हम रेसिप्रोकल करेंगे एंड देन हम उसे क्या कर देंगे? ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद R इक्विवेलेंट भी रेसिप्रोकल में है, फिर उसे रेसिप्रोकल से हटाएंगे तो जो हमारा यहाँ हमारा जो राइट हैंड साइड में है उसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, फिर वैल्यू निकल जाएगा। बट मैं आपको देने वाला हूँ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जिससे आप आसानी से कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जो शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूँ, ये तो फॉर्मूला आपने लिख लिया होगा वीडियो रोक करके, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए पेपर में आया कि 2 रेजिस्टर्स हैं R1 और R2, ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो मुझे इंस्टेंट उसका R इक्विवेलेंट निकालना है। तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 + R2। ड्राइव करने की जरूरत है, ड्राइव करके ही निकाला गया है डायरेक्टली फॉर्मूले से, बट हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि दोनों को कर दो भैया मल्टीप्लाई, दोनों को कर दो ऐड और दोनों को कर दो डिवाइड, हमारा क्या निकल जाएगा? R इक्विवेलेंट। इसमें तो सेकंड का काम है। मान लो R1 की वैल्यू है 2, R2 की वैल्यू है 3, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 6, दोनों को ऐड कर दिया और डिवाइड कर दिया, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 0.10, यानी 0.2 आ जाएगा। सॉरी 1.2, नॉट 0.2, 5 × 5 = 10।
सो 1.2 ओम आ जाएगा। अगर मान लो 3 रजिस्टर है, आप बोलोगे 3 रजिस्टर कनेक्ट कर दो, देखो पेपर में ज़्यादातर 3 ही रजिस्टर्स क्या आते हैं भाई, 3 रजिस्टर्स आपस में पैरेलली कनेक्टेड है, तो हम बोलेंगे आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाएगा, सिंपली तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, R1 R2 R3, और नीचे क्या करना है, पहले R1 R2 को मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसे ऐड कर दो किस में, फिर R2 और R3 के मल्टीप्लीकेशन में, और फिर उसे कर दो R3 R1। दिख रहा है फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है इस फॉर्मूले के हिसाब से करना, और आप आसानी से रेजिस्टर्स, इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स कैलकुलेट कर सकते हो, रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो इन केस ऑफ पैरेलल, इनके अकॉर्डिंग। अब एक और चीज़, एक है आर इक्विवेलेंट इन केस ऑफ सीरीज और एक है आर इक्विवेलेंट इन केस ऑफ पैरेलल। देखो पैरेलल में हमारा देखो ये 2 ओम था और ये 3 ओम था, तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो कितना आया, 1.2। तो पैरेलल के केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टर्स से, उनके रेजिस्टेंस से हमेशा कम आता है। क्या आता है, कम। तो कभी भी अगर हमें सर्किट में कम रेजिस्टेंस चाहिए होता है तो हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और जब ज़्यादा चाहिए होता है तो उसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि सीरीज का मतलब है इन दोनों को ऐड कर दो, तो 3 और 2 मतलब 5। देखो इंडिविजुअल रजिस्टर से 5 जो है वो बड़ा है, 5 2 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, तो सीरीज के केस में हमेशा इंक्रीज होता है और पैरेलल के केस में हमेशा डिक्रीज होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया भाई सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, और थोड़ा बहुत हमने शॉर्ट ट्रिक भी देख लिया, फॉर्मूले भी देखे, न्यूमेरिकल का अप्रोच भी देखा। अब हम बात कर रहे हैं हीट एनर्जी पर। किस पर बात कर रहे हैं, हीट एनर्जी पर। ठीक है गाइस, सो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट इज दैट टॉपिक, हीट एनर्जी। क्या है हीट एनर्जी, बहुत एग्जाम्पल, इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हीट एनर्जी के कुछ फॉर्मूले हैं, डेरिवेशन है जिसे हमें ड्राइव करके फॉर्मूले निकालने हैं, बट मैं आपको बताता हूँ ये हीट एनर्जी कहाँ से रिलेशन, कहाँ से अवतार हुआ भाई इसका। तो मान लो ये हमारा कोई एक ना ट्यूबलाइट है और ये किसी ना एक बल्ब से कनेक्ट है, ठीक, बल्ब कह रहा हूँ, किसी बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, और ये मान लो ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, अब वी है और ये आई है, वी मतलब वोल्टेज, आई का मतलब करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कुछ है इलेक्ट्रॉन्स, क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, आपस में मान लो कोलाइड कर रहे हैं, रेजिस्टेंस बन रहा है। क्या बन रहा है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्यों हुआ, क्योंकि आपस में भाई इनका क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, टकरा रहे हैं, टकराने से क्या बन रहा है, रेजिस्टेंस बन रहा है। तो अगर मुझे उस रेजिस्टेंस को हटाना है, क्या करना है, हटाना है। हटाने का मतलब है कि भाई इलेक्ट्रॉन को मुझे एक यूनी डायरेक्शन में फ्लो करवाना है, एक सीधी दिशा में फ्लो करवाना है। तो मुझे इसे सीधी दिशा में फ्लो करवाने के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी, और वही एनर्जी बाद में हमें क्या, हीट एनर्जी के रूप में मिलता है। तो हीटिंग एनर्जी का जो इफेक्ट है वो हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं, आयरन में देख सकते हैं भाई, हम आयरन वगैरह यूज करते हैं, हीटिंग एलिमेंट होता है भाई, आयरन ग्लो करने लग जाता है। या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी पर ऑपरेट करता है, थोड़े टाइम बाद हम उसे देखते हैं कि वो हीट अप हो जाता है, वही है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम हीट एनर्जी के रूप में पढ़ते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, सो इफ अ करंट इज फ्लो थ्रू अ डिवाइस, है ना, it become heat up or it produce heat as a form of energy, so we can say that it is a heating effect of electric current। ठीक है, सो हीट एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया। अब फॉर्मूला कैसे बनेगा भाई, हीट एनर्जी का फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो मैं देखो फॉर्मूला ड्राइव करता हूँ, बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना। दो फॉर्मूले देखो, I इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई टी। अगर मैं यहाँ से Q की वैल्यू निकालूँ तो Q क्या हो जाएगा, I इंटू टी। ठीक है, एक तो ये Q निकल गया। एक फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। क्या, W बाई क्यू। W क्या है, वर्क डन। W क्या है, वर्क डन। नाउ वर्क डन इज रिप्लेस्ड बाय हीट एनर्जी। व्हाट, हीट एनर्जी। क्यों, क्योंकि वर्क डन एक्चुअली में क्या है भाई, काम करना। काम करने का मतलब है कि उसके ऊपर एनर्जी देना, यही तो मतलब होता है काम करने का। तो बस W को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, हीट एनर्जी से। तो हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू एच बाय क्यू, यही तो लिख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू एच बाय क्यू। अब हमें H निकालना है, तो हीट एनर्जी का चाहिए भाई फॉर्मूला, तो H इज इक्वल्स टू क्या है, V इंटू क्यू। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, H इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू। अब देखो Q की वैल्यू क्या है, I इंटू टी। अब मैं इसको रख देता हूं यहां पर, अगर मैं Q की वैल्यू रख दूं I इंटू टी, तो H इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V क्या हो जाएगा, I टी। हाँ ठीक है, तो हम लिख सकते हैं V I टी।
क्या VIT, एक फॉर्मूला क्या निकल के आ गया VIT। ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू क्या होता है IR। अब मुझे यहां से एक एक करके वैल्यू इसमें रख देनी है। एक फॉर्मूला ये निकल गया, एक फॉर्मूला ये निकल गया। अब ध्यान से देखो, अगर मैं V की जगह वैल्यू क्या रख दूं IR, यहां क्या रख दूं IR। अगर मैंने इस IR को यहां पे रखा तो एक ऑलरेडी I था, I और I मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे I स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला और निकल के आ जाएगा H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। और कभी कभार डायरेक्टली पेपर में आता है भाई मुझे ये ड्राइव करके दो, और इस पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं डायरेक्ट इसी फॉर्मूले पे। यूनिवर्सल फॉर्मूला है हीट एनर्जी का I स्क्वायर RT। अब एक बार मैं क्या करता हूं, इस V की वैल्यू तो मैंने रख दी, अब मैं I की वैल्यू रखूंगा तो I किसके बराबर होता है V बाय R। क्या V बाय R। अब मैं इसे अगर रख दूं इसमें, किसमें, इसमें रख दूं, तो मेरे पास एक और फॉर्मूला बन के आ जाएगा V स्क्वायर, क्या हो जाएगा V स्क्वायर, V की जगह हाँ I की जगह V स्क्वायर R इंटू टी। H इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा V स्क्वायर T बाय R। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूले निकल के आ गए भाई, 3 फॉर्मूले, 1 2 3 4, ये इतने सारे क्या निकल के आ गए हमारे पास हीट एनर्जी के फॉर्मूले। ठीक है, सो अब हम इस हीट एनर्जी के कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा ऊपर उठते हैं और अब हम देखते हैं नया कॉन्सेप्ट विच इज व्हाट, विच इज एन इलेक्ट्रिक पावर कॉन्सेप्ट। क्या है भाई इलेक्ट्रिक पावर। हमने देखा कि बल्ब के ऊपर नोटेशन लिखा रहता है कि बल्ब 100 वाट का है, 10 वाट का है, 5 वाट का है, 3 वाट का है। ये जो 2 वाट 3 वाट लिखा रहता है भाई ये क्या है, ये हम है ना 1000 बोल देते ना कि भाई 1000 वाट का है ये बल्ब, ये क्या है, ये 1000 वाट, ये क्या है 100 वाट। क्या मतलब है इसका, ये जो वाट लिखा रहता है ना इसी को बोलते हैं हम पावर। क्या बोलते हैं, पावर। तो पावर तो वैसे हम पढ़ते हुए आ रहे हैं शक्ति, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर। क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पावर। ई का मतलब है इलेक्ट्रिक पावर। क्या मतलब है भाई इस इलेक्ट्रिक पावर का, देखिए पावर तो एक ही मतलब है, उसका मीनिंग कभी चेंज नहीं हो सकता। तो पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रिक पावर भी वही है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर को हम किस में नापते हैं भाई, वॉट में नापते हैं। किस में नापते हैं, वॉट में। दिस इज क्या है, W से डिनोट कर देते हैं। कभी कभार बच्चे रिप्लेस मतलब घबरा जाते हैं कि भाई आप वॉट को भी W से लिख रहे हैं, वर्क डन को भी W से लिख रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं ना, इस वर्क डन को मैं कैपिटल W से लिख देता हूँ और इसे मैं स्मॉल w से लिख देता हूँ, सिंपल। तो वॉट हो गया ये, और ये हो गया वर्क डन। याद रखना ये क्या है हमारा वर्क डन, कंफ्यूज मत होना, वर्क डन। और P का ऐसा यूनिट क्या होता है, वॉट, विच इज डिनोटेड बाय W। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या कहा कि पावर इज इक्वल टू W बाई टी है, एंड W इज वॉट, रिप्लेस्ड बाय हीट एनर्जी। पेपर में पूछा जाता है कि पावर के ये इनमें से कौन से फॉर्मूले गलत हैं, तो मैं वो जितने भी फॉर्मूले अभी ड्राइव कर रहा हूं ध्यान से देखना, बिल्कुल भाई वीडियो स्किप मत करना कि मैं आगे बढ़ जाता हूं, आसानी से बता रहा हूं, बहुत समझ में आएगा। पावर इज इक्वल टू W बाई टी होता है, W को रिप्लेस कर दो हीट एनर्जी से तो H बाई टी, और यहां से H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी। बहुत बार पेपर में डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है, बहुत बार। H हीट एनर्जी का एक और फॉर्मूला निकल के आ गया यहां से, पावर इंटू टाइम। बहुत बार क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी डायरेक्ट क्वेश्चन है इसका, हीट एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो ये याद रखना। अब हमारे पास हीट एनर्जी के फॉर्मूले क्या क्या थे भाई, उसे याद करते हैं। तो H इज इक्वल टू था VIT, एक फॉर्मूला तो ये था। एक फॉर्मूला, वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले पर 3 मेजर फॉर्मूले हम यूज कर रहे हैं। एक फॉर्मूला था I स्क्वायर RT, एक और फॉर्मूला था H इज इक्वल टू V स्क्वायर R इंटू टी। ठीक है, ये तो हीट एनर्जी निकल गया, लेकिन मुझे क्या निकालना है, मुझे तो पावर का फॉर्मूला निकालना है। चलो मैं पावर के फॉर्मूले निकाल रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, एक बार मैं इस H की जगह ये वाली वैल्यू रखूंगा, तो पावर का यहां से फॉर्मूला निकल के आ जाएगा V इंटू आई। एक फॉर्मूला ये हो गया, क्यों, क्योंकि T यहां पर भी है और T यहां पर भी है, ऊपर वाला T नीचे वाले T को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। ठीक है, अब मैं इस H की जगह पे रख रहा हूं I स्क्वायर RT, तो ये वाला T क्या करेगा, इस वाले T को कैंसिल कर देगा, तो पावर का फॉर्मूला क्या बचेगा, I स्क्वायर R। दूसरा फॉर्मूला गाइज ये निकल के आ गया। अब देखिए तीसरा चीज जो मैं आपको बता रहा हूं ये है कि इस हीट एनर्जी की जगह हम क्या रख देंगे, V स्क्वायर R इंटू टी, यहां पर अब रख देंगे H की जगह, तो ये T इस T को भी कैंसिल कर देगा, तो पावर का जो फॉर्मूला है वो क्या निकल के आ जाएगा,
वी स्क्वायर बाय आर। क्या निकल के आ जाएगा गाइज, वी स्क्वायर बाय आर। और ये हमारे पास पावर के 3 फॉर्मूले निकल के आ गए। पावर इज इक्वल्स टू वी इंटू आई, पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर एंड पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। ये हमारे पास क्या निकल के आ गए, पावर के 3 फॉर्मूले। क्या निकल के आ गए, 3 फॉर्मूले गाइज। और इसे अभी हम जो है और थोड़ा सा पावर के बारे में समझते हैं। पावर हमने और देखा, बट हमें और थोड़ा बहुत देखना है पावर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए पावर जो है घर वगैरह में हम देखते हैं ये लिखा रहता है kWh। तो इसका क्या मतलब है, ये जो के वाट kW होता है इसका मतलब होता है किलोवाट। क्या मतलब होता है, किलोवाट। क्या मतलब होता है गाइस, किलोवाट। एंड इट इज डिनोटेड बाय kW। व्हाट, इट इज डिनोटेड बाय kW। नाउ H का क्या मतलब है, H का मतलब है हार। H का क्या मतलब है, हार। H का क्या मतलब है गाइस, हार। तो किलोवाट हार से अभी हम देखेंगे, बट मैं ये क्या कर रहा हूं, ये किलोवाट क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज द हायर यूनिट ऑफ पावर। व्हाट, हायर यूनिट ऑफ पावर। ये क्या है, हायर यूनिट है किसका, पावर का। तो हमेशा वॉट जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है और हाईएस्ट यूनिट क्या है, पावर। अगर देखो कहीं पर भी किलो एम्पियर हो सकता है, वो हायर यूनिट होगा। किलो का कहीं पर भी यूज हो रहा है, वो हायर यूनिट के लिए हो रहा है। तो घर वगैरह में जो हम कैलकुलेट करते हैं हीट एनर्जी, देखिए किलोवाट आवर का क्या मतलब है, किलोवाट आवर का मतलब है कि भाई आप कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, ये लिख के आता है। तो देखो हमें पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 किलोवाट आवर में, 1 किलोवाट आवर में भैया कितना जूल ऑफ एनर्जी होता है, कितना जूल ऑफ एनर्जी आप कंज्यूम करते हो। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है या थ्योरेटिकली सॉल्व करना होगा, तो आप कैसे करोगे। तो डायरेक्ट देखो आंसर तो मैं अभी बता देता हूं, 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल होता है। इसके अलावा अब जो मैं आपको बता रहा हूं वो है इसका पूरा डेरिवेशन। तो देखो अगर मैं कैलकुलेट करता हूं कि 1 किलोवाट आवर, क्या गाइस, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मच जूल, कितना जूल होगा। तो भाई बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना इसमें। सबसे पहले मैं किलोवाट को किस में कन्वर्ट कर दूंगा, वॉट में। अब मैं आपको बताता हूं, एक तो हमने मेगावाट देख लिया था, अब मैं बोल रहा हूं 1 किलोवाट के अंदर कितने वॉट होते हैं, 1000 वॉट। कितने वॉट होते हैं, 1000। ये याद रखना, न्यूमेरिकल में हेल्प होगा। तो 1 किलोवाट के अंदर क्या होता है हमारा 1000 वॉट। तो किलोवाट को हम बदलेंगे 1000 में, तो ये हो जाएगा 1000। और हार को किस में बदलेंगे भाई, सेकंड में। तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 60 इंटू 60। पहले बदला मिनट में, देन बदला हमने सेकंड में। और ये चल रहा था 1 kWh यानी 1 किलोवाट आवर। और ये किसमें हम जूल यानी एनर्जी निकाल रहे हैं। अगर इसे ओवरऑल कैलकुलेट किया जाए तो 6 6 जा 36 एंड 3 और 2 जीरो कितने हो गए, 5 जीरो। तो इस पे 5 जीरो हम लगा देते हैं, इतना जूल। पेपर में आप ये भी लिख सकते हैं 1 kWh इज इक्वल्स टू 36 एंड 5 जीरो, यानी ये हो गया आपका 36 इंटू 10 टू दी पावर 5 जूल। ये क्या हो गया, 36 इंटू 10 टू दी पावर 5 जूल। 1 kWh इज इक्वल्स टू, आप ये भी लिख सकते हैं, बुक वगैरह में क्या लिखा रहता है 3.6। तो आप समझ गए कि यहाँ पर अगर मैं एक डेसिमल लगा दूं तो भाई यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, 5 की जगह क्या हो जाएगा 6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर में, 1 किलोवाट आवर में क्या होता है 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल। और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट था, इसके अलावा और कुछ खास कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में नहीं है। आशा करता हूं कि आप सभी जो है वो न्यूमेरिकल जो है वो बहुत अच्छे अप्रोच से करें। बाकी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को बहुत अच्छे से डीप में और टॉपिक टू टॉपिक समझने के लिए आप मेरी जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। टॉपिक टू टॉपिक क्लियर करेंगे, न्यूमेरिकल सीरीज वगैरह सब कुछ है। और धीरे धीरे मैं आपको सारे कंटेंट डिलीवर करूंगा। 1 to 1 रिवीजन सीरीज भी आएगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। रिवीजन सीरीज में हम ओवरव्यू देखेंगे, उतना डीप में नहीं देखेंगे। बट अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, क्लियर हुआ होगा आपके लिए टॉपिक। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करना तो करना ही है, ठीक है ना, छोड़ के मत जाना। एंड कमेंट करना, जो भी चीज़ें मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया है, आपका रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है हमारे लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ।